गाइस रिएक्ट वो लाइब्रेरी है जो फेसबुक से लेकर नेटफ्लिक्स तक हर बड़ी ऐप को चला रही है। लेकिन ज़्यादातर लोग इसको सीखने में हफ्तों ज़ाया कर देते हैं। इस वीडियो में तुम रिएक्ट को सिर्फ 2 घंटों में मास्टर करोगे। ना बोर्डिंग स्लाइड्स, ना थ्योरी का जंगल, बस रियल लर्निंग और रियल प्रोजेक्ट्स। हर लाइन ऑफ कोड का मीनिंग क्लियर होगा और वीडियो के एंड तक तुम सिर्फ रिएक्ट समझोगे नहीं, फील करोगे। अब इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं चाहूँगा कि तुम लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस टॉपिक पे चाहिए। ऑलराइट गाइस, नोट्स ओपन कर लिए हैं मैंने। टोटल 8 मॉड्यूल्स हैं हमारे पास और हर एक मॉड्यूल में आपको सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपकी हेल्प करेंगे ये समझने के लिए कि इस मॉड्यूल में आप क्या क्या कुछ सीखने वाले हो। जिस तरह से अगर पहले मॉड्यूल की हम बात करें तो इसमें आप समझोगे कि रिएक्ट क्या है और क्यों ये पॉपुलर है। इसके अलावा रिएक्ट और वेनिला जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है और आज के दिन में कौन कौन से एप्लीकेशन इसे यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हम अपना एनवायरमेंट सेटअप करेंगे और उसके बाद कोड लिखना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह से उसके बाद आपके नोट्स स्टार्ट हुआ करेंगे और नोट्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रिएक्ट क्या है। रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूआई कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने पैरेंथेसिस में लिखा हुआ नोट अ फ्रेमवर्क। अब ये क्यों लिखा है आपको समझना होगा डिफरेंस फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी हमारे पास एक टूल किट की तरह होती है। जब भी आपको किसी टूल की जरूरत पड़ती है आप निकालते हो और उसे यूज कर लेते हो। जबकि फ्रेमवर्क में आपको पूरा एक स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट मिलता है जिसको आपको फॉलो करना होता है और इसी के रूल्स को आप फॉलो करते हो। आपके पास इतनी फ्रीडम होती नहीं है जितनी लाइब्रेरी में होती है। तो रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। इसके अलावा रिएक्ट को क्रिएट किया था फेसबुक यानी मेटा ने 2013 में। क्यों क्रिएट किया, इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आप इमेजिन करो कि आप 2012 के दौर में हो। फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल एप्लीकेशन बन चुकी है। लाखों लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, हजारों लोग कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ चैट कर रहे हैं। अब ऐसे में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी उस टाइम पे ना। जितनी भी वेब एप्लीकेशन होती थी HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट में बनी होती थी। अब वहां पे प्रॉब्लम क्या होती थी, अगर आपने जावास्क्रिप्ट को पढ़ा हो तो आप जानते हो कि जब भी हमें डायनामिकली कंटेंट को अपडेट करना होता है तो हमें डोम को अपडेट करना पड़ता है मैनुअली। अब यही प्रॉब्लम थी उस वक्त फेसबुक के साथ के छोटी एप्लीकेशन होती या कम यूजर होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इतनी बड़ी एप्लीकेशंस और अगर हर दफा डोम को मैनुअली अपडेट करना पड़ रहा है तो आप प्रॉब्लम को समझ सकते हो कि कितना कॉम्प्लेक्स होगा और कितना स्लो प्रोसेस हो जाएगा इससे। तो इसके लिए जो फेसबुक के इंजीनियर्स थे उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक वर्चुअल डोम बनाएं जिसमें जिस एलिमेंट के साथ कोई यूजर इंटरेक्ट करता है सिर्फ वही अपडेट हो। तो इसके लिए फेसबुक के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने बनाया रिएक्ट को। अब रिएक्ट जो है वो आपकी हेल्प करती है सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने में। सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इसके लिए मैं कोई एप्लीकेशन आपके पास ओपन करता हूँ, inlets.com। ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन में होता क्या है कि आप जब भी किसी एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हो तो सिर्फ वही एलिमेंट लोड होता है, पूरी आपकी एप्लीकेशन लोड नहीं होती। जिस तरह से अगर मैं वापस आऊँ और आपको दिखाऊं तो इसमें काफी सारे यहाँ पे बुक्स हमारे पास लोड हो गए, आर्टिकल्स वगैरह ये सारी चीजें लोड होती जा रही हैं जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। लेकिन इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैं किसी कैटेगरी के ऊपर क्लिक करता हूँ, बिजनेस, तो बिजनेस की बुक्स मेरे सामने आ गई। इसी तरह से मैं फिलोसफी पे क्लिक करता हूँ तो वही आ जाएंगी, फिक्शन पे क्लिक करता हूँ तो वही बुक्स आ रही हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि कंप्लीटली आपकी एप्लीकेशन रिलोड नहीं हो रही क्योंकि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है और सिर्फ वही एलिमेंट लोड हो रहे हैं जिनके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। यही जो है वो खासियत है रिएक्ट की कि ये आपको फास्ट एंड एफिशिएंट एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करती है। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा सिंगल पेज एप्लीकेशंस का। इसके अलावा अगर आप देखो फेसबुक को या यूट्यूब को तो ये भी सारे सिंगल पेज एप्लीकेशंस ही हैं। अब यहाँ पे वापस आते हैं हम। इससे पहले कि हम रिएक्ट के बेनिफिट्स पढ़ें, एक छोटी सी और बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आपको मिलेगी यहाँ पे। रिएक्ट अलाउज यू टू बिल्ड वेब एप्स लाइक लेगो। अब जिस तरह से लेगो में आप छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के कोई एक चीज बना लेते हो, जैसे आप छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के एक कैसल बना लेते हो, इसी तरह से रिएक्ट में छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के जिन्हें हम कंपोनेंट्स बोलते हैं आप एक पूरी एप्लीकेशन खड़ी कर लेते हो। तो यही काम होता है हमारे पास रिएक्ट। अब रिएक्ट के कुछ बेनिफिट्स हमें और भी डिस्कस करने होंगे। सबसे पहले तो ये कंपोनेंट बेस्ड है, मतलब आप कोड को रीयूज कर सकते हो। एक दफा आपने एक कंपोनेंट बनाया और बार बार उसी को यूज कर सकते हो, हर दफा आपको नया कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे लेस रेपिटेशन रहती है। इसके अलावा रेंडरिंग फास्ट होती है क्योंकि वर्चुअल डोम का यूज किया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका ह्यूज इकोसिस्टम आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपको बहुत सारे लाइब्रेरीज मिल जाती है और कम्युनिटी सपोर्ट बहुत आराम से मिल जाती है और आप स्केलेबल एप्लीकेशन इसमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बना सकते हैं। अब यहाँ पे डिस्कस करना है हमें रिएक्ट
रिएक्ट एंड वेनिला जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस को। अच्छा, एक चीज आपको पहले समझनी है कि वेनिला जावास्क्रिप्ट आपके पास जो जावास्क्रिप्ट असल में होती है ना, बगैर किसी छेड़छाड़ के प्योर जावास्क्रिप्ट, उसको आप वेनिला जावास्क्रिप्ट बोलते हो। अब रिएक्ट भी क्योंकि जावास्क्रिप्ट ही है, थोड़ी सी छेड़छाड़ के बाद, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वेनिला जावास्क्रिप्ट लिख रखा है। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स को हमने कंपेयर किया हुआ है। सबसे पहले अगर डोम अपडेट्स की बात करें तो वेनिला जावास्क्रिप्ट में आपको मैनुअली करना पड़ता है डोम को अपडेट, और यहाँ पे क्योंकि रिएक्ट में वर्चुअल डोम होती है तो ये ज्यादा एफिशिएंट रहता है। इसी तरह से रीयूजेबिलिटी की बात करूं तो वेनिला जावास्क्रिप्ट को आप यूज कर ही चुके हो कि वहां पे हम अपने एलिमेंट्स को बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिएक्ट में क्योंकि ये कंपोनेंट बेस्ड है तो आपको रीयूजेबिलिटी हाई मिलती है। इसी तरह से अगर कोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो वेनिला जावास्क्रिप्ट में मैसी होती है, लेकिन रिएक्ट में पूरा एक स्ट्रक्चर आपको इन्वायरमेंट मिलता है। तो इसी तरह से कुछ और भी यहाँ पे फीचर्स मैंने ऐड किए हुए हैं, ये आप देख सकते हो। इसके बाद बात हमें ये करनी है कि आज के दिन में कौन कौन से एप्लीकेशन इसे यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो फेसबुक और इंस्टा, जिसको आप रोज यूज कर रहे होते हो, नेटफ्लिक्स, इनलीड्स, एयरबीएनबी जैसी एप्लीकेशंस आज के दिन में रिएक्ट को यूज कर रही हैं। इसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। कभी आपको डैशबोर्ड्स बनाने हो, ई कॉमर्स साइट्स बनानी हो, या SaaS एप्लीकेशंस बनानी हो, या पोर्टफोलियोज बनाने हो, तो रिएक्ट बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए। अब इससे पहले कि हम इसकी मजीद तारीफें करें, हमें अपना इन्वायरमेंट सेटअप करना है, और इसके लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे पहले Node.js को और npm को। और जब आप Node.js को इंस्टॉल करोगे तो साथ ही आपको npm भी मिल जाएगा। npm क्योंकि एक नोड पैकेज मैनेजर होता है जो आपके डिफरेंट पैकेजेस को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आकर लिखना है Node.js डाउनलोड। ठीक है, जैसे आप लिखोगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन आएगी, और ये देखो मुझे तंग करेगा, मैं डायरेक्ट लिंक पे जाऊंगा और आपके पास एक एप्लीकेशन आएगी पहले नंबर पे nodejs.org। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा डाउनलोड होने के लिए। देखो इसने मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया, जिसमें अभी ये मैक ओएस के लिए मुझे इंस्टॉलर डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन अगर आप विंडोज में हो तो उसी के लिए करोगे। एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, वैसे बाय डिफॉल्ट यही रहता है हमारे पास LTS। आपने करंट वर्जन इसका नहीं डाउनलोड करना, उसमें कुछ बग्स वगैरह हो सकते हैं। आपने जो LTS है जिसके साथ लिखा होगा वो इंस्टॉल करना है, जो कि अभी 22.19.0 है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो ये आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास ये पहले से डाउनलोड है, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इंस्टॉलर डाउनलोड होगा, उसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, उसके बाद आपके पास एक पॉपअप आएगा, और उसके बाद आपने उसका जो भी एग्रीमेंट आएगा उसको एक्सेप्ट करके कंटिन्यू करते जाना है, और ये आपके पास Node.js इंस्टॉल। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो वो आपने मेरे से डिस्कस कर लेना है, चाहे आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, चाहे कमेंट कर देना। मैं देख के आपको, अगर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो मैं वीडियो इसके लिए अलग से बना दूंगा, लेकिन अभी मैं इस वीडियो को बोर्ड नहीं करना चाहता हूँ ये वाला पार्ट ऐड करके। इसके बाद यहाँ पे आपको VS कोड की जरूरत होगी। VS कोड मेरे पास पहले से इंस्टॉल है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट वाला वीडियो देखा तो उसमें सारा प्रोसेस मैंने बताया हुआ है। वैसे तो मैंने Node.js भी उसमें इंस्टॉल करवाया था आपको npm का बताने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप दोबारा से कर सकते हो इसको इंस्टॉल, और अगर आपको इसकी भी समझ नहीं आती तो फिर भी मुझे बता सकते हो, मैं इसका भी प्रोसेस आपको बता दूंगा। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना जो फाइल या फोल्डर जो भी है वो ओपन कर लेना। यहाँ पे ओपन फोल्डर करके बहुत ज्यादा सिंपल होता है ये। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना, अगर आप अभी VS कोड को इंस्टॉल कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ चेक बॉक्स होते हैं, उन सबको आपने केयरफुली सबको चेक कर लेना। ठीक है, नहीं तो कुछ पाथ्स वगैरह का इश्यू हो सकता है, वो बाद में आप मैनुअली भी कर सकते हो या री इंस्टॉल भी कर सकते हो VS कोड को, वो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, अभी क्या करना है, अभी हमें अपना टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के लिए मेरे पास एक तो ये तरीका है कि मैं ऊपर आऊं और मेन्यू में आकर न्यू टर्मिनल क्लिक करूं। दूसरा ये होता है कि मैं कंट्रोल और जो मेरे पास ये बैकटिक का होता है ना आइकन, जो 1 के साथ मिलता है आपको या टैब के ऊपर मिलता है, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे ना तो कंट्रोल को होल्ड करके रखना और उसको प्रेस करोगे तो ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ये शॉर्टकट होता है आपके पास। अच्छा, अभी क्या करना है, अभी प्रोजेक्ट अपना क्रिएट करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे नजर रखनी है कि यहाँ पे अभी कुछ है नहीं। अच्छा, अगर आपका एक चीज मेरे ज़हन में अभी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई कि अगर आपका इंटरफेस इसकी तरह का नहीं है जिस तरह का मेरा है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने एक्सटेंशंस वाले टैब में आना है और यहाँ पे आके कुछ एक्सटेंशंस वगैरह इंस्टॉल कर लेना है। देखो मेरे पास बहुत सारे एक्सटेंशंस इंस्टॉल हुए पड़े हैं, इस वजह से मेरा ये इंटरफेस आ रहा है और मुझे अभी थीम के बारे में याद नहीं एग्जैक्टली कौन सा यूज कर रहा हूँ। तो आपको मैं कोशिश करूंगा कि ये अपनी एक्सटेंशंस की डिटेल प्रोवाइड कर दूं, लेकिन अगर आप चाहो तो एक सिंपल है एक तरीकाकार, आप यहाँ पे रिएक्ट को छोड़ के लिखो फ्रंट एंड एक्सटेंशन पैक। ठीक है, आप फ्रंट एंड एक्सटेंशन पैक लिखोगे ना तो इसमें टोटल 17 या 16 एक्सटेंशन मिलेंगे आपको। आपने इन सबको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो इसमें वो सारा आपको इन्वायरमेंट मिल जाता है जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे एक्सटेंशन हैं, मैं सिर्फ इसमें काम नहीं करता हूँ, तो वो सारे आपके लिए शायद अभी जरूरी ना हो और आपका शायद सिस्टम भी स्लो कर दे जब आप कोड कर रहे हो, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उसकी जरूरत आपको अभी है। अब यहाँ पे आपने अपना एप्लीकेशन जो है उसको कैसे
क्रिएट करना है। इसके लिए आपने यहाँ पे लिख लेना npm और उसके बाद क्रिएट वाइट एट लेटेस्ट और उसके बाद अपनी एप्लीकेशन का नेम दे देना है आपने। अब मैं माय ऐप ही बोलूंगा या माय फर्स्ट ऐप बोल सकता हूँ, बहुत लंबा नाम मैं रखूंगा नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे आपने देखना है कि अभी ये आपका फोल्डर जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है, लेकिन जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो उसके बाद ये कुछ चीजें पूछेगा मेरे से कि फ्रेमवर्क सिलेक्ट करो, तो फ्रेमवर्क मेरा जो है वो रिएक्ट है। इसके बाद जो है मैं जावास्क्रिप्ट के साथ जाऊंगा। अच्छा, मुझे चाहिए ये कि मैं थोड़ा सा ना इसकी स्पेस बढ़ा दूं ताकि आपको समझने में या देखने में आसानी हो। ये देखो आप यहाँ पे हमारे पास पूरा एक फोल्डर आ चुका है जिसमें हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन का कोड है, इसको समझेंगे हम, लेकिन उससे पहले हमें इस फोल्डर में जाना है। अच्छा, ये देखो मैंने CD लिखा, CD का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी। अभी जिसमें डायरेक्टरी में हूँ वो है रिएक्ट, यहाँ से आप देख सकते हो, लेकिन मुझे जाना किस में है, माय ऐप में जाना है और उसके बाद आपने लिख देना npm i। तो जैसे आप लिखोगे npm i तो आपके कुछ डिपेंडेंसीज होंगी जिनकी यहाँ पे आपको जरूरत होगी, वो इंस्टॉल हो जाएंगी। जैसे ये देखो इंस्टॉल हो रहे हैं ना, तो आपको देखोगे यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का एक, ये इंस्टॉल होने में थोड़ी देर ले सकते हैं, तो हमें इसके बारे में घबराना नहीं है। अभी इसको हम जो है वो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और आते हैं अपने फोल्डर में और समझते हैं कि ये चीजें किस तरह से काम कर रही हैं और किस किस फोल्डर में क्या क्या रहता है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आता है नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर। स्टार्ट ही करने लगा हूं तो ये आ गया। अच्छा, इसमें हमारे पास रिएक्ट एंड वाइट रिलेटेड कोड रहता है, इसके साथ आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसको इसी तरह से आप मिनिमाइज कर दो। इसके बाद ये पब्लिक वाला फोल्डर रहता है, इसमें आपकी स्टैटिक फाइल्स रहती हैं जिनको प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती, जिस तरह से white.svg है या favicon हो जाएगा। तो जितने भी इस तरह के रिसोर्सेज होंगे वो सारे आपके पब्लिक वाले फोल्डर में रहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास src। ठीक है, इसमें आपका सारा सोर्स कोड रहता है। सबसे पहले आपको एसेट्स वाला फोल्डर मिलता है, इसमें आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड इमेजेस, फॉन्ट्स या इस तरह की सारी चीजें रहती हैं, और भी दूसरा जो मीडिया होता है, वीडियोस वगैरह, वो भी इसी में आएंगे। इसके बाद app.css है। app.css में जो app.jsx है ना, इसकी जो स्टाइलिंग होती है वो रहती है। इसी तरह से जो index.css है, इसमें ग्लोबल पूरी आपकी एप्लीकेशन की स्टाइलिंग होती है। अच्छा, इसी तरह से app.jsx जो है ये आपका एक ऐप कंपोनेंट है जिसमें आपकी पूरी एप्लीकेशन का कोड रहेगा, जो आप डिफरेंट कंपोनेंट्स इंपोर्ट करोगे वो उसी में करोगे। जिस तरह से हेडर हो सकता है, आप हेडर को इंपोर्ट करो, इसी तरह से आप फुटर या जो आपका मेन कोड होगा वो यहाँ पे इंपोर्ट करके आप यूज करोगे, जो कि अभी हमारे पास बॉयलर प्लेट आप बोल सकते हो। जो कोड हमने इंस्टॉल नहीं किया, जो कोड हमारे पास बाय डिफॉल्ट आया, तो वही यहाँ पे शो हो रहा है। इसको अभी हम डिलीट करके अपना कोड लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जाना है main.jsx में। अच्छा, ये जो है ये वो वाला एरिया जहाँ पे आपका कोड रेंडर होता है। ये app.jsx का कोड जो होता है वो index.html में ले जाने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है git ignore। git ignore में आपकी वो वाली सारी फाइल्स रहती हैं, आप बताते हो कि ये फाइल्स तुमने इग्नोर करनी है। कोड गिटहब पे डालेंगे तो गिट इसको ट्रैक ही नहीं करेगा। ठीक है, जितनी भी इसमें फाइल्स होंगी। तो इसको अभी मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, app.jsx को रहने देता हूँ। इसी तरह से आपको package.json और कुछ और फाइल्स मिल जाती हैं जिनको हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, और इनके साथ जो है वो हमारा वास्ता पड़ेगा, तो हम इन सारी चीजों को समझते भी रहेंगे। तो आपने इसके बारे में किसी भी चीज के बारे में घबराना नहीं है अगर कोई भी चीज यहाँ पे समझ नहीं आती। अच्छा, अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, npm run dev लिखना है। ठीक है, और आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाएगी। एंड इससे पहले कि आपकी एप्लीकेशन चले, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपने अपनी जिंदगी की पहली रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पे कंट्रोल आपने होल्ड करके रखना और क्लिक करोगे तो ये एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाएगी। अच्छा, आपकी एप्लीकेशन कुछ इसी तरह की दिखेगी और यहाँ पे आपको काउंटर भी मिल रहा है। देखो ये काउंट कर रहा है, जैसे जैसे मैं बढ़ता जाऊंगा इसी तरह से जब मैं रिलोड करूंगा तो ये चला जाएगा। इसके अलावा ये देखो हमारे पास एक बहुत प्यारा सा एनिमेटेड आइकन शो हो रहा है, और इसको डिलीट करके मैं अपना कोड यहाँ पे लिखूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चीज समझानी है। देखो मैंने बात की थी कि app.css में आपकी app.jsx वाली फाइल है, उसका कोड रहता है, जो भी स्टाइलिंग वगैरह होती है वो। तो मैं अगर इसको डिलीट करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे इसकी कुछ स्टाइलिंग डिस्टर्ब हुई। जितनी भी स्टाइलिंग अभी डिस्टर्ब हुई है, ये सारे के सारी जो स्टाइलिंग थी वो डायरेक्टली app.jsx के ऊपर अप्लाई हो रही थी। इसी तरह से अगर मैं आता हूँ index.css में, इसको भी हटा देता हूँ, तो उसके बाद हमारी एप्लीकेशन बहुत ही सादी सी हो जाएगी। ठीक है, ये देख सकते हो आप, बहुत सिंपल सी हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे हो चुकी है, लेकिन फंक्शनैलिटीज अभी भी काम कर रही है, स्टाइलिंग हटी है सिर्फ। अब अगर मैं चाहूँ कि इस कोड को भी हटा दूं सारा, ठीक है, तो वो भी हटा सकता हूँ। कैसे हटाएंगे, ऐसे हटाएंगे। ठीक है, और अब हमारे पास हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल खाली हो जाएगी, इसका कोई भी वजूद नहीं रहेगा। इसको रिलोड किया तो ये चली गई। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, RAFC। ठीक है, RAFC टाइप करना है तो रिएक्ट एरो फंक्शन हमारे पास आ जाता है, और हमारे पास
पास यही जो है वो मेन फंक्शन रहता है app.jsx वाली फाइल में। अच्छा, JSX क्या है? JSX होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट XML। ये आपकी हेल्प करता है आप HTML का कोड जावास्क्रिप्ट में लिख सको रिएक्ट के अंदर रहते हुए। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। अभी के लिए मुझे यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है और वो ये है, एक मैं हेडिंग लेके आऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख दिया हमने और उसके बाद देखेंगे ये कोड हमारा एग्जीक्यूट होता है या नहीं। अच्छा, मेरे पास क्योंकि ऑटो सेव एक्सटेंशन लगी हुई है तो मैं सेव नहीं भी करता हूँ तो मेरा काम चलता है। लेकिन अगर आपके पास ये एक्सटेंशन नहीं है तो इसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना। ऑटो सेव करोगे तो ये इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखो हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ चुका है और ये हमने रिएक्ट की इतनी खूबसूरत जो एप्लीकेशन हमें नजर आ रही थी वो सबको हटा के ये हेलो वर्ल्ड ले आए। लेकिन ये हेलो वर्ल्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे हाथ का बना हुआ है। लेकिन एक दिन हम बहुत अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस बनाएंगे, इनलिट्स की तरह हो गया या यूट्यूब की तरह की एप्लीकेशंस बनाएंगे। इसमें बहुत अच्छी अच्छी फंक्शनैलिटीज हैं। आप देखो लर्निंग गोल्स, माई लाइब्रेरी, प्रोफाइल मेरी फेवरेट एप्लीकेशन है। ठीक है, मैं इसे बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, आप भी यूज कर सकते हो। और अभी यहाँ पे आएंगे हम और देखेंगे कि क्या कुछ हमारा रह चुका है, बल्कि हमारा पूरा मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है। और इसमें एक छोटा सा टास्क है आपके लिए, आपने रिएक्ट अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। एक मेथड ये भी होता है, ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है। आप इसका भी यूज कर सकते हो, लेकिन वाइट वाला जो है वो एक अच्छा आपको पूरा इन्वायरमेंट मिल जाता है तो वही मेरे ख्याल से आपको यूज करना चाहिए। और इसको ब्राउजर में रन करना है। ब्राउजर में रन करने के लिए क्या करते हैं हम, npm run dev। ठीक है, तो यही आपका टास्क है। और उसके बाद एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे की टेकवेज यहाँ पे ऐड किए हुए हैं मैंने हर जो है वो मॉड्यूल में, जो आपके इंपॉर्टेंट लेसन्स रहेंगे जिनको आपको याद रखना है ज्यादा से ज्यादा हर एक मॉड्यूल में, जो आपसे शायद इंटरव्यूज में भी पूछे जाएं तो वो यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। जिस तरह से रिएक्ट लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क नहीं, किसके लिए थी ये, फॉर बिल्डिंग यूआई कंपोनेंट्स। ठीक है, ये यहाँ पे रीयूजेबल कंपोनेंट्स लिखा है, तो ये भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आपको समझ होनी चाहिए कि कंपोनेंट्स रीयूजेबल ही होते हैं। इसके बाद वर्चुअल डोम मिलता है हमें इसमें, जो कि फास्टर एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करता है। और इसके अलावा हमने अपना एनवायरनमेंट सेटअप किया। इसी के साथ हम बढ़ते हैं मॉड्यूल 2 की तरफ। मॉड्यूल 2 को मैं रिएक्ट का ब्रेन भी बोलता हूँ क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं हम, जिस तरह से कंपोनेंट्स हैं, JSX है, इनके बगैर रिएक्ट एप्लीकेशन को बनाना ही नामुमकिन है। तो इस वजह से हम इसे ब्रेन बोलें भी तो कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी नहीं। इसमें हम जो है वो पढ़ेंगे रिएक्ट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इनको बहुत अच्छी तरह समझेंगे हम, डिफरेंट कंपोनेंट्स क्रिएट करके। इसके अलावा फंक्शनल एंड क्लास कंपोनेंट्स में डिफरेंस को समझेंगे और साथ ही साथ हम बेसिक्स एंड रूल्स जो होते हैं JSX के उनको मास्टर करेंगे। और इसके अलावा प्रॉप्स की हेल्प से हम डेटा को पास करेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान। तो ये मॉड्यूल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, तो जरा ध्यान से पढ़ना है आपने। अब सबसे पहले अगर बात करें रिएक्ट कंपोनेंट क्या है, इनके बारे में हम वैसे तो पहले भी बात कर चुके हैं। ये लेगो पीसेस की तरह होते हैं और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं रिएक्ट, और डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके एक एप्लीकेशन आपके पास क्रिएट होती है। अब यहाँ पे ये कोई ऐसी बहुत कोई ड्राउनी या कोई स्पेशल चीज नहीं है, बार बार मैं नाम ले रहा हूँ कंपोनेंट का, इसको क्रिएट भी करके देखेंगे। लेकिन ये बेसिकली फंक्शन ही होते हैं जो रिटर्न कर रहे होते हैं JSX को। अब JSX क्या है, JSX है जावास्क्रिप्ट XML, जिसको अभी हम पढ़ेंगे। और वैसे तो एक कंपोनेंट हमने क्रिएट करके देख भी लिया है। अगर हम बात करें ना, ये जो ऐप कंपोनेंट था हमारा, तो ये भी एक कंपोनेंट, इसी तरह के हम डिफरेंट और कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो इसके लिए हमें जो है वो एक फोल्डर क्रिएट करना है। इस फोल्डर को मैं नाम दे दूंगा कंपोनेंट, और इसमें हम जो है वो एक अपना कंपोनेंट बनाते हैं, इसको मैं बोल दूंगा greeting.jsx। अब यहाँ पे दोनों टाइप्स के हम कंपोनेंट्स बना कर देखेंगे। पहले कंपोनेंट होते हैं हमारे पास क्लास कंपोनेंट और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स। अच्छा, फंक्शनल कंपोनेंट्स सिंपल होते हैं और मॉडर्न हैं और आज के दिन में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, जहाँ जबकि क्लास कंपोनेंट्स जो है वो ये एक ओल्ड स्टाइल है और हुक्स के आने के बाद इनको बहुत कम यूज करते हैं हम। तो दोनों कंपोनेंट्स को हम क्रिएट करके देखते हैं। सबसे पहले क्लास कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे, इसके लिए शॉर्टकट आपको मिलेगा RCC। तो जैसे ही आप टाइप करके एंटर पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, H2 लिखता हूँ मैं और इसमें लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, या हेलो तो पहले भी लिखा हुआ है, हाय एवरीवन, सही है, ये मैंने लिख दिया। और उसके बाद app.jsx में आके मैं आपको इसको इंपोर्ट करके दिखाऊंगा किस तरह से हम इसे यूज करेंगे और अपनी एप्लीकेशन में डिस्प्ले करवाएंगे। अगर अभी मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पे ये कुछ आ नहीं रहा होगा, हाँ एक एरर जरूर आ रहा होगा क्योंकि सिर्फ मैंने इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख दिया। मैं इसको पूरा इंपोर्ट कर लेता हूँ एक दफा, ग्रीटिंग फ्रॉम कंपोनेंट्स ग्रीटिंग, लेकिन अभी भी कुछ यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने इंपोर्ट तो कर लिया अपने मेन कंपोनेंट में, लेकिन इसको यूज कहीं नहीं किया। तो इसको यूज करने के लिए आपको एंगल ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा और साथ ही साथ आप
एंड पे फॉरवर्ड स्लैश भी लगाओगे और उसके बाद अपने कंपोनेंट का जिस नाम से आपने इंपोर्ट किया है वो नाम यहाँ पे लिख दोगे और उसके बाद ये कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा। जिस तरह से ये देखो हाय एवरीवन करके आ गया, ठीक है। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे h1 हटा भी दूं तो फिर भी मेरी एप्लीकेशन काम करेगी और हाय एवरीवन यहाँ पे ये दिखाएगा। तो ये होते हैं कंपोनेंट्स। अभी डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज करके हम एक एप्लीकेशन भी बनाएंगे। इसी तरह से डिफरेंट कंपोनेंट्स का यूज करके हम पूरी एक एप्लीकेशन भी बनाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं हम फंक्शनल कंपोनेंट्स की। फंक्शनल कंपोनेंट्स किस तरह से आप यूज कर सकते हो या किस तरह से बना सकते हो। तो इसके लिए वैसे मैं इसको क्यों नहीं क्लोज कर रहा, इसको भी क्लोज कर देता हूँ ताकि बार बार ये मुझे डिस्टर्ब ना करे। अच्छा, अभी क्लास कंपोनेंट्स को मैं हटा देता हूँ। ये ग्रीटिंग में आके क्लास कंपोनेंट को मैं हटा देता हूँ और अभी लेके आता हूँ अपने फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें लिखना है RAFCE। तो ये हमारे पास एक फंक्शनल कंपोनेंट आ जाएगा। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की हो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ग्रीटिंग आ रहा है, लेकिन आपको क्लास कंपोनेंट्स में इस तरह की स्टेटमेंट अलग से नहीं दिखी होगी क्योंकि ये साथ ही एक्सपोर्ट स्टेटमेंट हमने यूज कर ली थी। तो ये आपने जो है वो घबराना नहीं है, ये हमने साथ यूज कर ली थी तो इस वजह से नहीं आई। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम नहीं साथ यूज करते तो यहाँ पे अलग से हमें ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। अब इसी तरह से यहाँ पे भी लिख देंगे हम h1 लिख दूंगा मैं और लिख दूंगा हेलो और वर्ल्ड कर देते हैं, तो सही है। और ये देखो यहाँ पे इसी तरह से हेलो वर्ल्ड आ जाएगा हमारे पास ना। तो ये दोनों तरह से हमने कंपोनेंट्स क्रिएट करके देख लिए, किस तरह से क्लास कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे हम इनको कंपेयर भी करेंगे, डिफरेंट फीचर्स को कंपेयर करके और भी इनके बारे में समझेंगे। लेकिन अभी जो है वो हमें अपने नोट्स की जानिब बढ़ना है दोबारा से वापस, और अब समझेंगे हम JSX को और इसके कुछ बेसिक रूल समझेंगे। देखो, JSX आपको HTML की तरह ही दिखने वाला जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, ठीक है। अब असल में ये HTML नहीं होती, ये एक सिंटैक्टिक शुगर है, ठीक है, फॉर react.create element। अब ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, देखो जो आपको ये कोड नजर आ रहा होता है ना HTML में, ये बिहाइंड द सीन कन्वर्ट होता है जावास्क्रिप्ट में यूजिंग react.create element, ठीक है। और उसके बाद फिर रेंडर होके आपके सामने आ रहा होता है। इसीलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में वर्चुअल डोम भी बोला कि असल में काम वही हो रहा है जो जावास्क्रिप्ट में होता है, ठीक है। लेकिन आपके सामने एक सिंपल सिंटैक्स आ गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप क्या करते हो, आप जावास्क्रिप्ट के अंदर रहते हुए JSX की हेल्प से HTML लिख लेते हो, जिस तरह से अभी हम लिख भी रहे हैं। तो कोई नई चीज नहीं है ये। सबसे पहले तो आपने ये चीज समझ लेनी है। उसके बाद कुछ इसके रूल्स होते हैं, उनको हम समझ लेते हैं। देखो, जब भी आप JSX का यूज करोगे तो हमेशा एक पेरेंट एलिमेंट रिटर्न करना होगा। जिस तरह से अगर आपने यहाँ पे अभी तक नोटिस भी किया हो तो हम क्या कर रहे हैं, div का यूज कर रहे थे। इसी तरह अगर हम div का यूज ना भी करें तो हम एम्प्टी ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हैं ना, जो एंगल ब्रैकेट्स होती है हमारे पास, इनको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। आप चाहो तो फ्रेगमेंट्स का यूज कर लो, चाहो तो div का यूज कर लो, लेकिन एक पेरेंट एलिमेंट आपको रिटर्न करना होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी रूल्स होते हैं हमारे पास कि आपको हमेशा कैमल केस का यूज करना है सभी एट्रीब्यूट्स के लिए। अच्छा, एक चीज यहाँ पे स्पेशल है, जब भी आपको किसी भी एलिमेंट क्लास देनी है तो क्लास डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, क्लास नेम लिखेंगे हम, ठीक है। रिएक्ट में क्लास डायरेक्ट नहीं लिखते, क्लास नेम लिखते हैं। और अगर कोई भी और एट्रीब्यूट है, चाहे कोई इवेंट है, जिस तरह से ऑन क्लिक होता है और उसमें 2 वर्ड्स हैं, तो उसका जो दूसरा वर्ड होगा उसका पहला लेटर हमेशा आप कैपिटल लिखोगे, यही कैमल केस होता है। इतना तो आपको पता होगा ही। उसके बाद जब भी आपको कोई जावास्क्रिप्ट का कोड एम्बेड करना है तो उसके लिए आप यूज करोगे कर्ली ब्रेसेस का। अब ये कैसे, यहाँ पे इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक कोड लिख के भी दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ एक वेरिएबल क्रिएट कॉन्स्ट नेम, और इस नेम को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा देखो, नेम भी मुझे ये वर्ड सजेस्ट कर रहा, नहीं यार इतना जुल्म नहीं। यहाँ पे ये लगा के यहाँ इसे ले आएंगे और अभी बोलेंगे हेलो नेम, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को यूज करना था, उसके लिए मैंने कर्ली ब्रेसेस का यूज किया। तो अब यहाँ पे अगर आप आके देखो तो ये क्या डिस्प्ले करवा रहा होगा, हेलो जी। इसी तरह से अगर कोई क्लास नेम आपको देना तो वो भी दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, क्लास नेम, ठीक है। तो ये क्लास नेम हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पे अगर कोई आपको देना है इवेंट, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, हम वो भी करेंगे ऑन क्लिक, इस तरह से करके ऐड कर देंगे। खैर मुझे अभी इसको यूज नहीं करना, लेकिन मैंने आपको बस बताना था थोड़ा सा, उसके लिए ये मैंने यूज किया। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और आती है हमारे पास, और इसके बाद क्या है ये मुझे भी देखना पड़ेगा, वो है प्रोप्स। प्रोप्स को प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, एंड इट इज लाइक पासिंग अ नोट टू फ्रेंड, ठीक है। नोट यहाँ पे डेटा है। अब आप क्या करते हो, हमेशा पेरेंट एलिमेंट से डेटा लेते हो और चाइल्ड एलिमेंट में उसे पास कर देते हो। लेकिन चाइल्ड एलिमेंट में ये रीड ओनली होते हैं, मतलब चाइल्ड एलिमेंट के अंदर रहते हुए इन्हें मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। अब ये क्या बात हुई, इसको मैं समझाता हूँ। इसके लिए मुझे आना पड़ेगा यहाँ पे और प्रॉप्स को क्रिएट करके दिखाना होगा। तो इसके लिए मैं एक और कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। कंपोनेंट क्रिएट करने के यहाँ पे कोई पैसे लगते नहीं है, और इसको मैं बोलता हूँ यूजर कार्ड डॉट
JSX। फंक्शन हमें क्रिएट करना आता है, RFC लिखेंगे हम और H2 आ जाएगा और इसमें हम जो है वो सबसे पहले props को यूज करना, तो हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा इसको props, और इसके बाद सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे prop डॉट नेम, और इसी तरह से हम नेम के साथ साथ एज ले लेते हैं, पैराग्राफ एक आएगा और इसमें आ जाएगा props डॉट एज। अब आएंगे हम अपने मेन जो ऐप कंपोनेंट है उसपे और इसको कर लेंगे इंपोर्ट यूजर कार्ड, और ये रहेगा यूजर कार्ड। यहाँ पे देखो ये मैंने क्या किया, ये सिंपली इसे यूज कर लिया। अब ये थी प्रॉपर्टी नेम और एज, और इनकी वैल्यू मैं आके यहाँ पे दे रहा हूँ चाइल्ड कंपोनेंट में। अब ये देखो मैंने नेम जी दे दिया, ठीक है, एज ये इसने जो AI ने सेलेक्ट कर दी, ठीक है। इसी तरह से नेम मैंने इसमें जॉन, अलाइस, ठीक है, ये सारे नेम यहाँ पे दे दिए और एज भी यहाँ पे इनके साथ दे दी, और वहां से डेटा यहाँ पे पास हो रहा है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी कुछ रिजल्ट्स हमारे पास इस तरह के आएंगे, जी ठीक है 20 आ गया। अच्छा मुझे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे साथ लिख भी सकता हूँ, जैसे मैं अगर आऊँ यहाँ पे नेम और एज इस तरह से लिख भी सकता हूँ। इसको अगर सेव करता हूँ और दोबारा आपको आके दिखाता हूँ तो ये देखो नेम जी एज 20, नेम जॉन एज 25, इस तरह से करके ये सबको दिखा रहा है, ठीक है। तो ये काम होता है हमारे पास प्रोप्स का। प्रोप्स डेटा को पास करने के काम आते हैं बिटवीन कंपोनेंट्स। तो अभी हमें समझ आ गया प्रोप्स के बारे में, JSX को हमने समझ लिया, इसके कुछ रूल्स देखे कि हमें हमेशा अपना कोड रैप करना है डिव में या फ्रेगमेंट में, और हमेशा हमें एट्रीब्यूट्स के लिए कैमल केस का यूज करना है, और जब भी हमें जावास्क्रिप्ट का कोड एम्बेड करना है इसमें तो कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे। इसके अलावा हमने यहाँ पे समझा दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स एंड क्लास कंपोनेंट्स। क्लास कंपोनेंट्स आज के दिन में हम बहुत ज्यादा यूज करते नहीं है, फंक्शनल कंपोनेंट्स का आज हम यूज करते हैं ज्यादा। और कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स फंक्शन होते हैं जो रिटर्न करते हैं JSX को। इसी तरह से हमें यहाँ पे एक कंपैरिजन टेबल मिल रहा है फंक्शनल एंड क्लास कंपोनेंट्स के बीच में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फीचर में अगर देखें तो सिंटैक्स मिल रहा है, इसका सिंपल सिंटैक्स होता है, ये आप देख भी चुके हो। लेकिन जो क्लास कंपोनेंट होते हैं ये ECMAScript 6 की क्लासेस का यूज कर रहे होते हैं, तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से मुश्किल रहता है, बल्कि सभी के ख्याल से मुश्किल रहता है। आपने देख भी लिया होगा, आप क्रिएट करके देख भी लेना, आपको शॉर्टकट मैंने सर बता दिया इसका। इसी तरह से स्टेट हैंडलिंग यहाँ पे बहुत आसान होती है हुक्स की वजह से। अब हुक्स क्या है, इनको हम नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है ये। लेकिन जो है वो क्लास में हम दिस डॉट स्टेट का यूज करके करते हैं, जो बहुत ज्यादा मेरे लिए बहुत ज्यादा अनोइंग होता है, ठीक है। और आप अगर यूज करोगे तो आपको भी बहुत ज्यादा ये मुश्किल ही लगेगा, आगे जाके हम इसको भी यूज करके देख लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मिनी टास्क है, प्रोफाइल कार्ड आपने बनाना है यूजिंग प्रोप्स, ठीक है, जो कि मैंने बना ही दिया, लेकिन आप इसको थोड़ा सा एडवांस कर लेना, इसमें कोई मैसेज भी लिख देना और साथ साथ कोई और भी लिख देना, ग्रेड्स वगैरह भी लिख के एक पूरा कार्ड। अगर आप चाहो तो स्टाइल वगैरह भी से थोड़ा बहुत कर लेना, मैंने स्टाइल नहीं किया, ये चीज ध्यान में रखना, आप इसे स्टाइल भी कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे टेक विज थे। सबसे पहले हमने देखा कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट एंड रीयूजेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी एप्लीकेशन के, और उसके बाद हमने देखा JSX की हेल्प से आप HTML का कोड लिख सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर विद स्पेशल रूल्स, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोप्स को देखा, क्या काम होता है इसका, ये डेटा को पास करने के काम आते हैं हमारे पास, लेकिन ये इम्यूटेबल होते हैं इनसाइड चाइल्ड एलिमेंट। यहाँ पे आके अब हम मैं चाहूँ कि नेम को मैं चेंज कर दूं तो ये नहीं हो सकता कि मैं app.jsx के अंदर आके नेम को चेंज नहीं कर सकता, मुझे इसी को यूज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे कुछ देगा नहीं, मेरे हाथ कुछ आएगा नहीं। तो इसीलिए आपके लिए बेहतर यही है कि आप हमेशा जो है वो चेंज ना ही करने की कोशिश करो। और उसके बाद यहाँ पे हमें मिलते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स प्लस हुक्स, और इसके अलावा हमने समझा कि फंक्शनल कंपोनेंट्स का आप यूज करोगे और यही मॉडर्न रिएक्ट स्टैंडर्ड्स हमें अलाउ करते हैं। और अब हम मूव करते हैं मॉड्यूल 3 की तरफ, और मॉड्यूल 3 को हम रिएक्ट की याददाश्त भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पढ़ेंगे हम स्टेट एंड हुक्स को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होने वाला है। तो मैं आपसे कहूंगा जरा ध्यान से ही पढ़ना ये सारी चीजें। इसमें हम देखेंगे कि स्टेट क्या होती है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम यूज स्टेट हुक को किस तरह से यूज करते हैं ये भी देखने वाले हैं, इसको यूज करके देखने वाले हैं। इसके अलावा हम इवेंट्स को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं रिएक्ट में, ये भी हम इस मॉड्यूल में देखेंगे। इसके अलावा इस मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा किस तरह से डायनामिक रेंडरिंग काम करती है रिएक्ट में। तो सबसे पहले अपने नोट्स की तरफ आते हैं और देखते हैं स्टेट क्या है। स्टेट आपके ऐप की इंटरनल मेमोरी होती है, जिस तरह से आप देखते हो ना गूगल ड्राइव या कोई भी और स्टोरेज एरिया जिसमें आप अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हो। तो स्टेट ये है कि आप अपने फंक्शन में इंटरनली डेटा को स्टोर कर सकते हो और उसे बाद में चेंज भी कर सकते हो, अनलाइक
प्रोप्स में तो ये होता था कि आपके पास एक्सटर्नल डेटा होता था, आप उसको चाइल्ड एलिमेंट के अंदर रहते हुए चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन स्टेट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये इंटरनल डेटा होता है तो आप इसको इजीली चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिएक्ट में जब आप स्टेट का यूज करते हो, स्टेट ड्रिवन यूआई का सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि डायनामिक रेंडरिंग हो रही होती है। मतलब आपको वेनिला जावास्क्रिप्ट में तो मैन्युअली चेंज करना पड़ता था चीजों को, लेकिन जब आप रिएक्ट में स्टेट ड्रिवन यूआई का यूज करते हो तो जब भी कोई स्टेट चेंज होती है तो यूआई ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अब यहाँ पे आपने प्रोप्स और स्टेट को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना। प्रोप्स कोरियर पैकेज की तरह है, ठीक है, और स्टेट आपके अपने लोकर की तरह होता है, जिसमें आप चीजें अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद बात आती है कि किस तरह से रीयूज स्टेट हुक्स काम करती हैं। वैसे तो हम इसको भी देखेंगे, अभी कोड को जब लिख के देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। लेकिन हुक जो है वो एक स्पेशल फंक्शन होता है जो आपको अलाउ करता है कि आप रिएक्ट के फीचर्स यूज कर सके इनसाइड फंक्शनल कंपोनेंट्स, और वो स्टेट जैसे फीचर्स हैं। यार यूज स्टेट को यूज किया जाता है स्टेट को क्रिएट एंड अपडेट करने के लिए। अब इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का होता है कि सबसे पहले आपके पास कॉन्स्ट कीवर्ड आता है जो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद दो वैल्यूज रहती हैं। जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो करंट स्टेट होती है, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो वाला फंक्शन होता है जो आप स्टेट को अपडेट करने के लिए यूज करोगे। और इसके बाद आ जाता है आपका यूज स्टेट कीवर्ड, और उसके साथ आपकी इनिशियल वैल्यू रहती है जिसको आप डिफॉल्ट वैल्यू भी कह सकते हो। तो ये सारी हमारी कुछ चीजें हुई। अब बात करते हैं इवेंट हैंडलिंग की, कि किस तरह से आप रिएक्ट में इवेंट हैंडल करते हो। तो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब भी आपने रिएक्ट में इवेंट्स का यूज करना है तो आप हमेशा कैमल केस में लिखोगे इन्हें। मतलब हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रहेगा फर्स्ट वर्ड के बाद, एंड इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग यू पास अ फंक्शन जब भी आप रिएक्ट में इवेंट्स का यूज कर रहे होते हो। एंड बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे ये रहती है कि आप हमेशा एरो फंक्शंस का यूज करो टू अवॉइड एक्स्ट्रा बाइंडिंग। इसके बाद डायनामिक रेंडरिंग की बात जो हमने पहले भी की कि स्टेट ड्रिवन यूआई में ये होता है कि ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है यूआई जब भी आप स्टेट को चेंज करते हो, और आपको मैनुअली चीजों को चेंज करने की जरूरत नहीं होती, जिस तरह से हमें वेनिला जावास्क्रिप्ट में मैनुअली डोम को अपडेट करने की जरूरत होती थी। तो इस तरह का हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं करना पड़ता। उसके बाद ये एक मिनी टास्क है हमारे पास, इसको भी साथ देखते हैं। एक काउंटर ऐप हमने बनानी है जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करे और रीसेट करे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे आना होगा, और स्टेट आप अपने जो है वो फंक्शन में लिखोगे। तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ अपना कीवर्ड यूज स्टेट। तो ये कीवर्ड मेरा आएगा तो आप देखोगे कि ऊपर जो है इसने ऑटोमेटिकली स्टेट को यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब मुझे चाहिए जो इसका पूरा स्निपेट होता है कोड वो, तो इसके लिए मैं इसका यूज करूंगा और यहाँ पे कह दूंगा काउंट, और यहाँ पे मुझे चाहिए पूरा इसका जो कोड है वो, तो मैं इसे ऐसे कर दूंगा काउंट, और उसके बाद यहाँ पे इसे कैमल केस में कर दूंगा। और जो यूज स्टेट है हमारे पास, अच्छा इसने यहाँ पे भी चेंज कर दिया, मैं यहाँ पे इसे सही कर देता हूँ यूज स्टेट। तो अब जो इनिशियल वैल्यू है या जिसे हम डिफॉल्ट वैल्यू कहते हैं उसे मैं 0 सेट कर दूंगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये शो होता है। अब मैं h1 लेके आता हूँ, उसमें रख देता हूँ इसे, और इसे बोलता हूँ काउंट, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट का जो हमारा है वेरिएबल उसको हमने यहाँ पे यूज करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे काउंट ऐसे लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस में, और अब यहाँ पे आकर चेक करते हैं कि ये किस तरह से दिखा रहा है। तो ये देखो यहाँ पे हमें ये काउंट 0 दिखा रहा है जो हमने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट की है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें एक बटन बनाना है इंक्रीमेंट का, और इस तरह से डिक्रीमेंट का बटन बना दिया हमने, और इसके बाद रीसेट का भी एक बटन है। अब इसको जरा समझो थोड़ा सा कि हमने ऑन क्लिक इवेंट का यूज किया उसी तरह से बिल्कुल कैमल केस में जिस तरह से हमने बात की थी। उसके बाद जो है वो एक एरो फंक्शन आ रहा है हमारा सेट काउंट, और ये सेट काउंट कोई नई चीज नहीं है, ये वही है जो हमने यहाँ पे दो स्टेट्स थी ना यहाँ पे, तो ये दूसरी स्टेट है जो हमने बात की थी कि जब हम अपने फंक्शन को एक और ऐड करेगा तो 2 हो जाएगा, इस तरह से अगर माइनस करेगा तो वो कम होता जाएगा, और रीसेट करेगा तो 0 पे बिल्कुल आ जाएगा जो कि हमारी डिफॉल्ट वैल्यू है। तो अब यहाँ पे आते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये काम करता है या नहीं। तो इंक्रीमेंट मैंने किया तो ये देखो ऐड करता जा रहा है, डिक्रीमेंट करता हूँ तो उस तरह से करता जाता है, और रीसेट करता हूँ तो देखोगे आप 0 पे आ जाता है। तो इस तरह से जो है वो आपके पास काम करते हैं स्टेट, और हमने यूज स्टेट हुक का यूज करके देखा। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से आप इवेंट्स को यहाँ पे हैंडल करते हो। इसके अलावा कुछ और चीजें हमने देखी कि जो स्टेट ड्रिवन यूआई होता है उसमें यूआई ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, आपको मैनुअली अपडेट नहीं करना पड़ता। अब जरा थोड़ा सा इनको रिव्यू कर लेते हैं। स्टेट हमने कहा कि ये मेमोरी होती है आपके कंपोनेंट की जो कि इंटरनल डेटा स्टोरेज की तरह होता है, इसको आप चेंज कर सकते हो। प्रॉप्स में तो ये होता था कि आप चेंज नहीं कर सकते बाद में उसे इंटरनली, मतलब
मतलब चाइल्ड एलिमेंट के अंदर आते हुए इसे चेंज नहीं कर सकते। तो लेकिन स्टेट में ऐसा कुछ नहीं होता, इसे आप चेंज कर सकते हो। यूज स्टेट हुक की हमने बात की, इसमें दो स्टेट्स आती हैं। पहली जो होती है वो आपकी इनिशियल स्टेट होती है और उसके बाद दूसरी जो आप स्टेट का यूज करते हो वो आप अपनी स्टेट को अपडेट करने के लिए जो फंक्शन होता है वो आ जाता है। और उसके बाद हमने बात की इवेंट हैंडलिंग की, कि हम हमेशा कैमल केस का यूज करते हैं इवेंट्स में एंड फंक्शन का यूज करते हैं स्ट्रिंग की जगह। और उसके बाद हमने देखा था डायनामिक रेंडरिंग के जो स्टेट ड्रिवन यूआई होते हैं उसमें। तो इसके बाद जो हमारा मॉड्यूल 4 है वो स्टार्ट होता है, जिसको हम रिएक्ट का डिटेक्टिव भी बोलते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे यूज इफेक्ट को, और ये भी एक हुक होती है। इसमें हम पढ़ेंगे यूज इफेक्ट हुक को, और इसके अलावा हम देखेंगे साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं रिएक्ट में और किस तरह से काम करते हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे किस तरह से आप डेटा को फैच कर सकते हो एपीआई से। तो ये जो मॉड्यूल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान आपका 100% इसी तरफ होना चाहिए। जो भी आप इधर उधर के काम अभी कर रहे हो या कोई भी जो है वो ख्याल लेके दिमाग में बैठे हो, तो उसको थोड़ी देर के लिए निकालो। और यहाँ पे देखो क्लीन अप फंक्शंस को भी हम समझने वाले हैं, किस तरह से ये मेमोरी लीक्स को प्रिवेंट करते हैं जब साइड इफेक्ट्स अनमाउंट होते हैं। तो ये सारी चीजें अब समझोगे आप। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। साइड इफेक्ट्स यार आप हर उस चीज को बोल सकते हो दैट हैपन आउटसाइड रिएक्ट्स यूआई रेंडरिंग। अब रिएक्ट्स की जो मेन जॉब होती है वो होती है यूआई को रेंडर करना। इसके अलावा जितने भी टास्क आप असाइन करते हो रिएक्ट को, उसे आप साइड इफेक्ट्स बोल सकते हो। अब इनमें क्या क्या हो सकता है, या तो किसी एपीआई से डेटा को फैच करना हो सकता है, या किसी सब्सक्रिप्शन को सेटअप करना हो सकता है, चाहे वो वेब सॉकेट की हो या फायरबेस या सुपरबेस, किसी भी सब्सक्रिप्शन को सेटअप करने जैसे टास्क को हम साइड इफेक्ट्स बोलेंगे। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल को अगर अपडेट करते हो तो वो भी साइड इफेक्ट ही कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा टाइमर्स वगैरह जिस तरह से होते हैं, अगर आप उनको मैनेज करते हो जैसे सेट इंटरवल या सेट टाइम आउट, तो ये भी साइड इफेक्ट्स कंसिडर किए जाते हैं। तो आप इसको आसान अल्फाज में ये बोल सकते हो, रिएक्ट की जो कोर जॉब होती है वो होती है रेंडरिंग, और जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ये आप एक्स्ट्रा जॉब असाइन करते हो रिएक्ट को, जिसमें एपीआई कॉलिंग वगैरह इंक्लूड होती है, जिसको अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया। तो अब बात करते हैं यूज इफेक्ट हुक की। यूज इफेक्ट हुक क्या है, तो इसको आप बोल सकते हो रिएक्ट का सीसीटीवी कैमरा है, जिसका काम ये होता है कि आपके कंपोनेंट में होने वाले चेंजेस को देखना। और इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का है कि सबसे पहले आपके पास यूज इफेक्ट एक कीवर्ड आ जाता है, उसके बाद एक फंक्शन रहता है, और उसके बाद वही आपका एक क्लीनअप फंक्शन ऑप्शनल होता है, वो अगर आप यूज करना चाहो तो कर लेना। उसके बाद एक डिपेंडेंसी एरे होती है। और अगर यहाँ पे बात करें हम पैरामीटर्स की, तो जिस तरह से मैंने पहले बात की, दो, एक तो फंक्शन होता है आपके पास जो ये होता है जिसमें आप जो है वो साइड इफेक्ट का कोड लिखते हो, और दूसरी आपके पास डिपेंडेंसी एरे होती है जिसमें आप बताते हो कि जो आप यूज कर रहे हो इफेक्ट को ये कब रन होना चाहिए। अब इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, इनको डिस्कस करना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप एम्प्टी एरे यूज करते हो तो इसमें ये होता है कि आपका कोड एक दफा चलता है जब माउंट होता है, पहली दफा इफेक्ट आपका माउंट होता है। अब माउंट होने से क्या मुराद है, जब माउंट आप बोल सकते हो फर्स्ट रेंडरिंग को। और इसी एरे के अंदर अगर तुम लिख दो स्टेट, तो ये जब जब आपकी स्टेट अपडेट होगी तब तब इसको रन करेगा। अब माउंट, अनमाउंट और अपडेट को मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि आप गए कमरे में अपने में और आपने फैन ऑन किया, काफी सारी फेक एपीआईज मिल जाती हैं जो आप जो है वो अगर गूगल करो तो आपको मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे मुझे अपने वीएस कोड में आना, यहाँ पे मैं यूज स्टेट कीवर्ड लेके आऊंगा, तो यहाँ पे मुझे इसका कोड स्निपेट मिल जाएगा। और जैसे ही कोड स्निपेट मिलेगा और मैं करूंगा इस पे क्लिक, और यहाँ पे आपका यूज इफेक्ट कीवर्ड आ जाएगा, जिसकी मैंने बात भी की थी कि आप यूज करोगे, यूज इफेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं सिर्फ इसको इसी तरह से लेके आऊंगा ताकि ये ऊपर इंपोर्ट भी हो जाए। ये देखो आप, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट इसने कर दिया। वो होता था एक एरो फंक्शन, मैं यहाँ पे ले आता हूँ, हम उसे जेसन में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर आप जावास्क्रिप्ट को पढ़ के आ रहे हो तो आपको ये तो आइडिया होगा कि जेसन क्या होता है। और ये जो डेटा होगा इसमें से जो है वो हम जोक को निकाल के जो है वो डिस्प्ले करवा देंगे। और तो इसके लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा और हम बोलेंगे कि तुमने अब ये तो डेटा रिटर्न करना ही करना है, साथ साथ एक काम तुम और कर देना कि जो हमारा जोक है उसको भी दिखा देना। H2 मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। हर रिफ्रेश पे जब भी मैं अपना ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा तो ये यहाँ पे एक न्यू जोक डिस्प्ले करवाएगा। और देखते हैं यहाँ पे अभी ये जोक एक लेके आया, व्हाट इज दिस मूवी अबाउट, इट इज अबाउट 2 आवर्स लॉन्ग। ठीक है, तो ये एक जोक आया। तो इसी तरह से आप देखोगे कि यहाँ पे डिफरेंट जोक्स आएंगे जो हमारे पास आ रहे हैं एपीआई से। तो आपके सामने जो है वो हमने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट किया। और अगर आप चाहो तो हर एक को तरीकाकार मैंने
बताया हुआ है npm create write at latest react, जो भी आपने अपनी ऐप का नाम रखना है वो आप रख लेना, ठीक है। और उसके बाद आप अपना न्यू प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो और उसको नाम भी दे सकते हो, जिस तरह से ये रैंडम जॉब क्रिएटर जो है या रैंडम जॉब जनरेटर सॉरी बोलोगे आप, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ये क्लीनअप फंक्शन आता है। क्लीनअप फंक्शन का क्या काम होता है? क्लीनअप जो है ये प्रिवेंट करता है मेमोरी लीक्स को व्हेन कंपोनेंट अनमाउंट्स, ठीक है। जब आपके कंपोनेंट अनमाउंट होते हैं तो ये मेमोरी लीक को प्रिवेंट करता है। जैसे आपने करना हो इंटरवल या टाइमर्स जिसे हम बोलते हैं उनको क्लियर करना हो, या किसी इवेंट लिस्नर को रिमूव करना हो, तो तब ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और यहाँ पे एक मिनी टास्क आपके लिए कि आपने एक जोक जनरेटर क्रिएट करना था, ये तो आपने कर लिया, लेकिन एक टास्क अभी भी आपके लिए यहाँ पे है और वो ये है कि आपने बटन को ऐड करना है जो फैच करेगा न्यू जोक को ऑन डिमांड, ठीक है। अभी तो हम रिफ्रेश कर रहे हैं, लेकिन आपने बटन ऐड करना है जो न्यू जोक को फैच करके लाएगा। तो ये आप जरा ऐड कर लेना। अभी के लिए जो है वो हम यहीं पे अपने जो नेक्स्ट मॉड्यूल है उसकी तरफ मूव करेंगे। और यहाँ पे हमने देखा साइड इफेक्ट्स वो वाले टास्क होते हैं जो रिएक्ट की मेन जॉब के अलावा होते हैं। इसके अलावा आपने यूज इफेक्ट को देखा किस तरह से काम करता है और किस तरह से क्लीनअप फंक्शंस काम करते हैं, ये भी आपने देखा। और एपीआई को कॉल भी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छी तरह से चीजें समझ आ जाएंगी और क्लैरिटी भी मिलेगी। और दूसरी चीज कि आपने घबराना नहीं है, अभी हम चीजें बहुत ज्यादा इनको प्रैक्टिस करके देखेंगे यहाँ तक कि आप कंफर्टेबल हो जाओगे। अभी बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, अगर आप देखो तो यूज इफेक्ट या यूज स्टेट की अभी हम बात करें तो आपने 2 दफा इसे यूज कर लिया। अब आने वाले टास्क में इसे बार बार हम यूज करेंगे तो आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, ये आपके लिए कोई मुश्किल चीज रहेगी नहीं। तो यहाँ पे एक खास टिप है आपके लिए कि जब भी आप यूज इफेक्ट का यूज करो तो आसिंग को डायरेक्टली वहां पे ऐड करने से अवॉइड ही करो। इसकी जगह आप पहले आसिंग फंक्शन को डिफाइन करो और उसके बाद उसे कॉल करो, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब जो मॉड्यूल 5 है इसमें हम जो है वो प्रॉप्स ड्रिलिंग को समझेंगे, क्या प्रॉब्लम ये क्रिएट करती है और इसके अलावा कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या सोल्यूशन लेके आती है आपके लिए। तो ये मॉड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको हम बोलते हैं डेटा का हाईवे। और इसमें हम समझेंगे प्रॉप्स ड्रिलिंग के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करती है, और एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी हम करने वाले हैं, एक थीम स्विचर बनाएंगे जो लाइट से डार्क मोड में और डार्क से लाइट मोड में कन्वर्ट करेगा हमारी एप्लीकेशन को। जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिट्स मेरे सामने ओपन है और जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये डार्क से लाइट मोड में कन्वर्ट कर देता है और लाइट से डार्क मोड में। और इसके अलावा हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस मॉड्यूल में। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रॉप्स ड्रिलिंग के साथ, क्या प्रॉब्लम होती है। आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि यार प्रॉप्स क्या होता है। प्रॉप्स आपको पता है हम डेटा को पेरेंट से चाइल्ड एलिमेंट में पास करने के लिए यूज करते थे। अब जब आप प्रॉप्स को पास करते हो फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड टू ग्रैंड चाइल्ड, तो इसी तरह से एक हायरार्की बन जाती है। इसी चीज को हम बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। अब होता क्या है कि इस चक्कर में कुछ एलिमेंट्स या कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें यूज करने की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन उनमें से भी आपको पास करना पड़ता है, ठीक है। और यहीं से प्रॉब्लम आती है कि ये आपके कोड को मैसी बना देता है एंड आपका कोड मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन ग्रो करती है, जैसे जैसे आपका कोड बड़ा होता है, तो बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं सिंपल डेटा को भी पास करने के लिए। तो उसके बाद ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। जब भी आपने कोई चीज अपडेट करनी हो तो ये चीज कभी भी हम जो है वो चाहेंगे नहीं कि हमारे पास बाद में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आए। तो इसके लिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई सोल्यूशन लेके आती है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई आपको अलाउ करती है आप डेटा को शेयर कर सकें ग्लोबली। आपको मैनुअली किसी भी एलिमेंट पे या हर लेवल पे आपको प्रॉप्स को पास करने की जरूरत नहीं होती। अब इसको आप 3 सिंपल स्टेप्स में कर सकते हो। सबसे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना होता है, उसके बाद अपने कंपोनेंट्स को इसमें रैप करना होता है प्रोवाइडर की हेल्प से, और उसके बाद आपको यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज करते हुए डेटा को कंज्यूम करना होता है। और इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ ऐसा खास डिस्कस करना नहीं है। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है एक थीम स्विचर वाला। और इसके अलावा यह है कि यार जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक शेयर्ड हाईवे हम यूज करते हैं फॉर डेटा, मतलब सभी कंपोनेंट उसको एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब इन दोनों को समझाने के लिए जो है वो हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे स्टॉप, कंट्रोल सी, और अपने जो फोल्डर है रिएक्ट वाला उसमें वापस आ जाते हैं। सी डी डबल डॉट अगर मैं करता हूँ, मुझे इसका थोड़ा सा ना टर्मिनल अपने का साइज बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। npm create write at latest, और उसके बाद अपनी ऐप का नेम दे देंगे, वो है थीम स्विच। अब ये कुछ ही टाइम लेगा, हमसे कुछ सिंपल से ये क्वेश्चन पूछेगा हमने कौन सा फ्रेमवर्क करना है, रिएक्ट चाहिए हमें, जावास्क्रिप्ट चाहिए, और नहीं हमें इसको नहीं इंस्टॉल करना है npm, हम बिल्कुल हमें डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना है, और साथ ही इसको मैं बोलूंगा तुम रन भी कर देना, ठीक है। तो ये कुछ टाइम लेगा। अब यहाँ पे तब तक के लिए मैं जो मेरी फाइल्स ओपन है हमारे पिछले जितना भी हमने कोड प्रैक्टिस किया उसको मैं कर देता हूँ क्लोज। और अगर यहाँ पे आकर देखें कि हमारा एक थीम स्विचर के नाम से प्रोजेक्ट आ चुका है। अब यहाँ पे सारे सेम ही फोल्डर्स हैं, सारी चीजें सेम ही हैं, अब नया कुछ बदलेगा नहीं बार बार। लेकिन मुझे एक चीज की जरूरत पड़ेगी इसमें आपको समझाने के लिए प्रॉप्स ड्रिलिंग को अच्छी तरह, कुछ मुझे कंपोनेंट्स क्रिएट करने
करने पड़ेंगे, तो उसके लिए मैं src वाले फोल्डर में एक फोल्डर बना लेता हूँ कंपोनेंट्स का। और इसके अलावा जो है वो मुझे जरूरत पड़ेगी कॉन्टेक्स्ट एपीआई को समझाने के लिए। देखो मैं डायरेक्टली अपने src फोल्डर में भी क्रिएट कर सकता हूँ सारी फाइल्स, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जब आप बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बनाओगे तो तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब इसके बाद मुझे एक फोल्डर बनाना है कॉन्टेक्स्ट के नाम से, कॉन्टेक्स्ट। और ये दो हमारे पास फोल्डर भी आ गए, हमारी एप्लीकेशन रेडी है और ये अभी चल भी रही है। अगर यहाँ पे मैं आके इसे रिलोड करता हूँ तो आप देखोगे ये हमारी एप्लीकेशन आ चुकी है। मुझे यहाँ पे अभी आना है app.jsx को ओपन करना है और जितना भी हमारा कोड है इस सबको यहाँ से हटा देना है। टर्मिनल को भी मैं मिनिमाइज कर दूंगा या बहुत छोटा सा इसको एरिया दे दूंगा। इसके बाद इस सबको हटाएंगे और अपना एक एरो फंक्शन लेके आएंगे और थीम स्विचर अगर हमें बनाना है। इसके बाद यूज स्टेट का यूज करते हुए मैं यहाँ पे, ये मेरा कीवर्ड है और मुझे एक काम ये करना है, पूरा स्निपेट ले आता हूँ मैं, इससे मेरा सारा कोड आ जाता है थीम। और एक चीज मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपको दिखाने लगा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था लेकिन इसने मुझे खुद ही सजेस्ट कर दिया क्योंकि ये समझ चुका है कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। तो अब यहाँ पे थीम तो हम जो डिफॉल्ट है हमने वो रख दिया लाइट। और उसके बाद हम बोलेंगे कि भाई तुम ना एक काम और करो कि एक टॉगल थीम, ये उसने खुद ही मुझे सारा कुछ दे दिया है लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सिंपल करता हूँ। इसको यहाँ से भी हटा देता हूँ आपको, ताकि सारी चीजें साथ साथ समझ आती रहे। और इसको भी लेके आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ रिव्यू एरियाज कर देता हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं वो भी रख देता तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इससे थोड़ा सा सिंपल और रहेगा हमारा कोड। अब देखो मैंने बोला कि सेट थीम में मैंने एक टॉगल बटन का यूज करूंगा जो मैं आगे जाके क्रिएट भी करूंगा। और हमने बोला कि देखो यार अगर प्रीवियस थीम लाइट है तो तुमने डार्क कर देना, डार्क है तो लाइट कर देना। ठीक है, जब भी इस टॉगल बटन के ऊपर कोई क्लिक करे और ये बटन इस तरह से काम करेगा जिस तरह से हमारे पास ये वाला बटन काम कर रहा है। सही है, अब यहाँ पे हम आते हैं वापस अपने कोड में और किधर गया हमारा ये। अब यहाँ पे आके हम एक स्टाइल ऐप कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, ऐप स्टाइल कर देते हैं इसे और इसमें अपनी थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसे हाइट दे देते हैं और उसके बाद हम बोलते हैं कि यार बैकग्राउंड कलर तुमने ये रखना है। अगर हमारे पास लाइट मोड है, नहीं तो डार्क मोड में तुमने ये वाला रखना है जो थोड़ा सा डार्क सा कलर है। ठीक है, इसी तरह से हमने अपना कलर भी डिफाइन कर दिया, ट्रांजिशन वगैरह सारी चीजें हमने सेट कर दी। और अब ये रहा हमारा डिव, इसमें हम आके ये ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने ये स्टाइल भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये एआई की बदौलत आप देख सकते हो कितनी सारी चीजें आसान हो गई हैं। इसके बाद मैं एक h1, अच्छा मैं इसको ना रिटर्न कीवर्ड से अगली लाइन में लिख देता हूँ ताकि चीजें सिंपल रहें। मैं बोलता हूँ इसको, तो यहाँ पे हम एक हेडिंग ऐड कर देते हैं, h1 बोल देंगे इसे। और इसमें हम बोलेंगे कि भाई ये हमारा थीम स्विचर है। सही है, थीम स्विचर। और अभी पहले जो है वो हम प्रॉप्स ड्रिलिंग का यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट एपीआई, जिससे आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैं इसके साथ पैरेंथेसिस में लिख देता हूँ प्रॉप्स ड्रिलिंग ताकि आपको समझ भी आ जाए इजीली। अच्छा, उसके बाद मुझे यहाँ पे आना है और अपना जिस तरह से मैंने बात की थी मुझे कुछ कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं। यहाँ पे आता हूँ मैं अपने फोल्डर में कंपोनेंट्स वाले में और मुझे यहाँ पे नैवबार में क्योंकि ऐड करना है तो मुझे यहाँ पे क्रिएट करना होगा navbar डॉट jsx। इसी तरह मैं क्रिएट कर लूंगा एक बटन डॉट jsx, या इसको मैं बोल देता हूँ थीम बटन। ठीक है, मुझे जो है वो अपनी फाइल का पहला लेटर जो है वो भी कैपिटल रखना है तो इसको बोल दूंगा jsx। अब थीम बटन के अंदर आके मुझे एक क्रिएट करना है बटन और इसमें जो हमारा था एलिमेंट थीम और उसके बाद था टॉगल थीम। अच्छा, मुझे इसको जो है वो रखना था ऐसे कर्ली ब्रेसेस में। अब मुझे इसकी आदत इसलिए हो चुकी है कि मैं इन चीजों की परवाह नहीं करता हूँ क्योंकि एआई मुझे ऑटो करेक्ट करके देता रहता है। और यहाँ पे मैं बोलूंगा भाई तुमने क्या करना है, ऑन क्लिक पे ये थीम चेंज करना है और टॉगल थीम वाला जो हमारा फंक्शन था वो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और स्विच करना है तुमने, अगर लाइट है तो डार्क मोड में और डार्क है तो लाइट मोड में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्टाइल भी दूंगा मैं। स्टाइल पैडिंग दे दी हमने, पॉइंटर कर्सर कर दिया ताकि अच्छा सा एक हमारा बटन बन जाए। और इस स्टाइलिंग की आई होप कि आपको थोड़ी बहुत समझ होगी। ये CSS की बेसिक स्टाइलिंग है, पैडिंग आ जाएगी, स्पेस और फॉन्ट साइज हमने इसका टेक्स्ट का साइज डिफाइन किया। इसके अलावा वही अपना बैकग्राउंड कलर और ये सारी चीजें डिफाइन की। बॉर्डर रेडियस में इसके कॉर्नर राउंड हो जाएंगे। और इसके बाद हम आएंगे नैवबार में और यहाँ पे भी आके एरो फंक्शन ले आएंगे और इसमें हम क्रिएट करेंगे फिर से थीम टॉगल और टॉगल थीम। लेकिन अभी हमें ना यहाँ पे एक चीज यूज करनी है, एक इंपोर्ट करना है बटन को। ठीक है, क्योंकि हमें अपना बटन जो है वो दिखाना है, थीम बटन जो हमारा कंपोनेंट है वो नैवबार में। अब यहाँ पे थीम बटन मैंने दिखा दिया और यहीं पे आपने प्रॉप्स ड्रिलिंग की प्रॉब्लम को समझना है। देखो यहाँ पे मुझे असल में जरूरत नहीं थी प्रॉप्स को पास करने की, लेकिन फिर भी मुझे पास करना पड़ रहा है और यही प्रॉब्लम होती है प्रॉप्स ड्रिलिंग में, जिसे आप प्रॉप्स ड्रिलिंग बोलते हो। कि ये है मेरा पेरेंट एलिमेंट और इससे मुझे डायरेक्ट
जो है वो डेटा पास करना है ग्रैंड चाइल्ड में, लेकिन मुझे चाइल्ड एलिमेंट में भी पास करना पड़ रहा है प्रॉप्स को, और यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होती है और इसके बगैर ये काम करेगा नहीं। अब तो शायद आपको इतना मुश्किल ना लगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन ग्रो करेगी तो बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो हर एक में से पास करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो कोड हमारा मैसी बन जाता है। अब यहाँ पे आता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारी एप्लीकेशन अभी नजर आ रही है, किस तरह से काम करेगी। लेकिन मुझे उससे पहले एक काम ये करना है कि यहाँ पे दिखाना है अपना जो नैव बार था वो, और नैव बार किधर चला गया, इसको इंपोर्ट करेंगे नैव बार, और ये रहा हमारा नैव बार, यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं सेव करता हूँ, नैव बार थीम टॉगल, थीम करके मैंने ये देखो ये यहाँ पे इस तरह से काम कर रहा है। अब मैं कोई एक आइकन भी दिखा सकता था और इस तरह से ये देखो चेंज करता जाए, स्विच टू डार्क मोड, स्विच टू लाइट मोड, और ये कर भी रहा है। अब यहाँ पे मैं चाहता तो यहाँ कोई आइकन वगैरह भी दिखा सकता था, लेकिन मुझे अभी बटन दिखाना है ताकि चीजों को मैं ज्यादा क्लियर रख सकूं, और इस तरह से हमने ये बनाया प्रॉप्स ड्रिलिंग का यूज करते हुए। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करती है उसको भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आता हूँ, मैं एक फाइल बनाता हूँ और इसको मैं नाम दे दूंगा थीम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ताकि हमें साफ साफ पता चले कि भाई किस चीज की बात हो रही है, थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट jsx। और यहाँ पे एक कीवर्ड का यूज करूंगा मैं जिसको हम बोलते हैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, सही है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद मैं चाहूंगा कि इसे, क्योंकि मुझे एक्सपोर्ट भी करना है, तो मैं इसे ऐसे कॉन्स्ट थीम कॉन्टेक्स्ट करके एक्सपोर्ट डिफॉल्ट थीम कॉन्टेक्स्ट जो हमारा कीवर्ड होता है उसको मैंने यूज किया और इसे एक्सपोर्ट कर लिया। अब देखना इसको यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो मैंने सिंपल 3 स्टेप्स आपके सामने रखे थे। सबसे पहले आपने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है, उसके बाद यूज करने के लिए प्रोवाइडर का यूज करना है, तो यहाँ पे आऊंगा मैं और इसे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट, यहाँ पे आ गया थीम कॉन्टेक्स्ट को हमने इंपोर्ट कर लिया। और अब देखो यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे इसको हटा दूंगा, ये जो बार बार मुझे यूज करना पड़ रहा है प्रॉप्स का, पास करना पड़ रहा है इसमें से, तो इसकी मुझे जरूरत नहीं है अभी। थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ठीक है, और वैल्यू हमने उसकी बता दी थीम और टॉगल थीम। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा कि ये इसके नीचे भी जो उसका क्लोजिंग थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर टैग है वो भी आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे आ चुका है, और मुझे अब नैव बार में भी ये रखने की जरूरत नहीं है। नैव बार में भी सीधा मैं बटन का यूज करूंगा और इसको भी यहाँ से हटा दूंगा। ये देखो ये भी जा रहा है, और अब हमारा कोड कितना ज्यादा सिंपल हो रहा है वो आप देखोगे। और इसी तरह से मुझे यहाँ पे जो एक काम करना है ना वो ये है कि जब यहाँ पे आता हूँ मैं तो मुझे इंपोर्ट करना है थीम कॉन्टेक्स्ट को, और यहाँ पे मुझे एक चीज को और भी इंपोर्ट करना होगा और वो है यूज स्टेट, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे यूज स्टेट का यूज करना होगा। देखो मैंने क्या किया, कॉन्स्ट थीम टॉगल थीम और यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करते हुए थीम कॉन्टेक्स्ट का मैंने यूज किया। जिस तरह से हमने पहले बात भी की थी कि डेटा को पास करने के लिए, डेटा कंज्यूम करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज करेंगे। तो मुझे इसको भी इंपोर्ट करना होगा, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को भी, और जैसे ही मैं इंपोर्ट करूंगा तो आप देखोगे सारी चीजें हमारे पास अब भी उसी तरह से काम करेंगी। ये बस इतना सा काम था, और अब आपकी पूरी एप्लीकेशन में आप बहुत स्मूथली अपना सारा डेटा पास कर सकते हो यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करते हुए। तो यही काम होता है हमारे पास यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई का, जो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही थी प्रॉप्स ड्रिलिंग, वो यूज कॉन्टेक्स्ट ने सॉल्व की। तो इसके साथ हमारा ये वाला मॉड्यूल कंप्लीट होता है। मैं एक दफा सारी चीजों को समराइज कर देता हूँ। प्रॉप्स ड्रिलिंग में ये होता है कि आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स में से डेटा पास करना पड़ता है, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू ग्रैंड चाइल्ड, और इसी तरह से जब बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हो जाते हैं तो आपका कोड मैसी हो जाता है और उसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यूज कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं होता, बस आपको एक शेड हाईवे मिल जाता है जिससे आप अपने सारे कंपोनेंट्स में डेटा पास कर सकते हो, आप किसी भी कंपोनेंट में उसे इजीली एक्सेस कर सकते हो, और यही जो है वो हमें फायदा होता है यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। और नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा रिएक्ट राउटर। इसमें हम देखेंगे किस तरह से आप सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्रिएट करते हो। जिस तरह से ये देखो, ये मेरे पास है एक एप्लीकेशन, ये सिंगल पेज है, इसका जो लोडिंग वाला आइकन है इस पे आपने ध्यान रखना है, और मैं ज्वाइन नाउ पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि बगैर रिलोड किए इसने पूरा इंटरफेस चेंज कर दिया और मुझे नए पेज पे ले आया। तो इसके लिए आपको समझना होता है रिएक्ट राउटर को, किस तरह से रिएक्ट राउटर की हेल्प से आप सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो, ये हम समझेंगे मॉड्यूल 6 में। इसके बाद आ जाते हैं हम मॉड्यूल 6 में, जिसमें हम पढ़ेंगे रिएक्ट राउटर को। इसमें हम देखेंगे किस तरह से रिएक्ट राउटर की हेल्प से आप सिंगल पेज एप्लीकेशंस को मल्टी पेज फील करवा सकते हो। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको समझने के लिए आप आ जाओ इनलिट्स में, और यहाँ पे देखो कि ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। इस चीज को समझने के लिए आपने ध्यान रखना अपने यूआरएल में, और इसके अलावा ये जो 7 आइकन आ रहा है रीलोड का, इसमें इसके लिए मैं ज्वाइन नाउ के बटन पे क्लिक करूंगा और आप देखोगे पेज अपडेट हो गया, मेरे पास पेज का व्यू अपडेट हो गया, लेकिन हमारा पेज रीलोड नहीं हुआ। और यही बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी सिंगल पेज एप्लीकेशंस को मल्टी पेज फील करवा सकते हो। उसके बाद आते हैं हम रिएक्ट राउटर डोम में। इसको सेटअप करना सीखेंगे, राउट्स, राउट लिंक एंड यूज पैटर्न्स में क्या डिफरेंस होता
होता है, ये क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी पढ़ेंगे। और इसके अलावा एक बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट भी हम करने वाले हैं जिसमें हम पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे। पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे 3 पेजेस की। तो स्टार्ट करते हैं हम रिएक्ट राउटर से। रिएक्ट एप्स जो होती हैं यार, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन होती हैं, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि इसमें एक ही HTML की फाइल होती है, जो कि अभी तक आप देख भी चुके होंगे। हम जितनी भी फाइल्स क्रिएट करते हैं वो JSX एक्सटेंशन के साथ करते हैं, उसके अलावा हमने कोई क्रिएट की नहीं है। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब भी आपका कोई पेज चेंज होता है तो फुल ब्राउजर रीलोड होता है, लेकिन रिएक्ट राउटर जो है वो एक मैजिशियन का काम करते हैं कि ये व्यू चेंज कर देते हैं पेज को रीलोड किए बगैर, जिस तरह से अभी हमने इनलिट्स में देखा भी था। अब इसके कुछ फायदे भी होते हैं। एक तो फास्टर नेविगेशन होती है, इसके अलावा यूजर का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत स्मूथ हो जाता है, और इसके अलावा अपने सिंगल पेज एप्लीकेशन में मल्टी पेजेस को मैनेज करने का एक ये बहुत आसान तरीका है। तो अब इसको सेटअप करने की बात करते हैं। सेटअप करना बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको एक पैकेज को इंस्टॉल करना है जो है रिएक्ट राउटर डोम। उसके बाद आप अपना सेटअप स्टार्ट कर सकते हो। आपने जो अपनी ऐप है उसको ब्राउजर राउटर में जो है वो रैप कर देना है। तो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने कोड एडिटर में, और हम ये काम करेंगे एक एक, क्योंकि हमें एक प्रोजेक्ट भी करना है, तो अपनी ये सारी फाइल्स को क्लोज कर देते हैं और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं जिसको हम पोर्टफोलियो का नाम दे सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा अपने टर्मिनल का एरिया बढ़ाना होगा, और जो मेरा सर्वर चल रहा है इसको मैं कर देता हूँ स्टॉप, Ctrl+C, और उसके बाद npm, बल्कि मैं एक काम करूंगा, पहले बाहर आऊंगा इस फोल्डर से, cd डबल, अगर मैं करता हूँ ना ये डॉट यूज, ठीक है, तो मुझे बाहर ले आता है। और उसके बाद मुझे क्या करना है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, npm create white add latest, और इसको क्या नाम देंगे, हम नाम देंगे पोर्टफोलियो। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन पूछता है, ये तो आपको पता ही है। तो हमें क्या करना है, हमें रिएक्ट वाला ऑप्शन चूज करना है, उसके बाद जो है वो हमें जावास्क्रिप्ट रखना है, और इसी तरह से हम बोलेंगे कि भाई तुमने साथ ही साथ डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल कर दे। और एक चीज मैं बहुत अमेजिंग आपको इस प्रोजेक्ट में दिखाने वाला हूँ कि हम AI की हेल्प से किस तरह से अपना कोड फास्टर जनरेट कर सकते हैं और कौन सा बेस्ट तरीका है, ये भी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आके हम देखें, इसको अभी क्लोज कर देते हैं, और ये देखोगे आप यहाँ पे हमारे पास पोर्टफोलियो के नाम से एक प्रोजेक्ट आ चुका है। इसी तरह से इसमें SRC का फोल्डर हमें मिल जाता है। अब SRC में हम एक काम ये करेंगे कि एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे पेजेस के नाम से। इससे मैं आपको आसानी से समझा पाऊंगा जितने भी पेजेस के दरमियान हमें नेविगेट करवाना है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो मुझे कौन कौन से पेजेस चाहिए होंगे अपने पोर्टफोलियो पेज में। एक तो आएगा home.jsx, इसके बाद दूसरा पेज आ जाएगा अबाउट आएगा एक, ठीक है, और तीसरा पेज में रख लूंगा प्रोजेक्ट्स के नाम से, जिसमें मैं अपने प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा, projects.jsx। ये लो 3 पेजेस मेरे पास आ गए। अब मुझे क्या करना है, app.jsx को ओपन करना है, और इसमें जो अभी कोड आ रहा है इस सारे को रिमूव कर दूंगा मैं, और CSS वाले में मैं CSS को भी रिमूव कर दूंगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है ना असल में। और index.css में जो मेरी ग्लोबल स्टाइलिंग है इसको भी रिमूव कर दूंगा। और उसके बाद मैं आऊंगा main.jsx में, जो मेरा दूसरा काम है कि मुझे अपनी जो ऐप है इसको ब्राउजर राउटर में रैप करना है, जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा भी था कि आपने क्या करना है, अपनी ऐप को ब्राउजर राउटर में रैप करना है। तो इसका क्या तरीका है, सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एक पैकेज जिसको हमने बोला था रिएक्ट राउटर डोम, और उसके लिए मुझे क्या करना है, अभी देखो मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूँ, मैं रिएक्ट में हूँ, तो मुझे क्या करना है, पोर्टफोलियो में आना है, क्योंकि मुझे इसी में करना है। तो क्या करूंगा मैं, CD पोर्टफोलियो, ठीक है, पोर्टफोलियो में आ गया मैं। npm, बल्कि मैं एक काम करता हूँ कि इसको कॉपी कर लेता हूँ, वैसे तो मैं टाइप भी कर सकता हूँ लेकिन टाइम हम थोड़ा सा अपना सेव कर लेते हैं, और कुछ ही देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। और मुझे क्या करना है, यहाँ पे फिर इसको इंपोर्ट भी करना है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, फर्स्ट लाइन में आगे कर दूंगा इंपोर्ट ब्राउजर राउटर, सही है, ब्राउजर राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। और उसके बाद मैं चाहूँ तो ये जो स्ट्रिक्ट मोड है इसी को रिप्लेस कर सकता हूँ ब्राउजर राउटर जो मेरा है एलिमेंट इसके साथ, और ये देखो मेरी पूरी ऐप रैप हो गई इसमें। और उसके बाद मैं आता हूँ ये जो मैंने पेजेस क्रिएट किया उनमें, और ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा ऊपर फाइल्स ओपन है ना, इनको मैं कर देता हूँ क्लोज। अब main.jsx में मेरा कोई ऐसा खास काम रहा नहीं, इसको भी क्लोज कर दूंगा, और होम में आऊंगा मैं, और एक अपना कंपोनेंट लेके आऊंगा, और ये कंपोनेंट आ गया। उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा वेलकम टू माई पोर्टफोलियो, दिस इज होम पेज। इसी तरह से आ जाऊंगा, यहाँ पे भी एक कंपोनेंट लेके आऊंगा, और इसमें भी थोड़ा सा कंटेंट लिख देता हूँ कि ये अबाउट पेज है, और प्रोजेक्ट्स में भी हम इसी तरह से लिख देंगे कि ये हमारा है अबाउट पेज। ओके, तो ये हमने तीनों पेजेस में थोड़ा थोड़ा कंटेंट ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे आएंगे और हम समझेंगे राउटिंग को, और उसके लिए मुझे आना है फिर नोट्स में वापस, और हम बात करते हैं राउट्स एंड राउट की कि ये दोनों क्या काम करते हैं। राउट्स का काम ये होता है कि ये आपके पास एक कंटेनर का काम करता है आपके तमाम राउट्स के लिए। तो अगर इसको समझना है तो आप देखो नीचे अपने हमारे कोड में कि ये एक राउट्स एलिमेंट है, उसमें जितने भी हमारे राउट हैं वो आ रहे हैं, लेकिन ये जो सिंगल राउट आप बोलोगे ये आपके कंपोनेंट के पाथ को मैप करने का काम करता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये राउट है और इसमें पाथ आपने ऐड किया, और इसके अलावा आपने अपना एलिमेंट बता दिया या पेज का नाम यहाँ पे बता दिया या एड्रेस वगैरह जो भी आप इसे बोलो,
तो वो हमने बता दिया। तो अभी क्या करेंगे हम, अभी सबसे पहले आएंगे अपने कोड एडिटर में, RAFC एक एरो फंक्शन आ जाएगा और इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे, हम राउट्स को इंपोर्ट करते हैं, राउट्स और राउट किससे करेंगे, रिएक्ट राउटर डाउन से। और उसके बाद हमने इनको भी इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट होम फ्रॉम होम पेज, ठीक है, पेजेस में से हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। आई होप कि आपको ये बेसिक चीजें अभी तक समझ आ चुकी होंगी। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, हमारा कीवर्ड आएगा राउट्स और ये देखो यहाँ पे सारे हमारे पेजेस आ चुके हैं। तो उसके बाद मैं आऊंगा यहाँ पे और देखेंगे किस तरह से ये अभी शो कर रहा है। ये हमारे पास एक एरर शो कर रहा है और एरर क्या है, प्रोजेक्ट्स को लेके है। इसको देखते हैं ये क्या एरर है, प्रोजेक्ट्स वाले जो फोल्डर में है ये, और क्या है यार, ऐसा एरर तो कुछ भी नहीं है, तो ये क्यों ऐसा शो कर रहा है। यहाँ पे आते हैं और चेक करते हैं कि क्या मसला है इसमें। पेजेस, दोबारा से जरा मैं चेक करता हूँ इसको, पेजेस प्रोजेक्ट्स, और कोई भी ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये एरर क्यों शो कर रहा है यहाँ पे, पेजेस। और उसके बाद है हमारे पास, अच्छा ये प्रोजेक्ट्स वाला जो फोल्डर है ना, तो ये जो फाइल है वो मैंने शायद पेजेस में क्रिएट ही नहीं की, लेकिन यार पेजेस में है ये, उसके बावजूद ये क्यों ऐसा कर रहा है। प्रोजेक्ट, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसे ऐसा करना नहीं चाहिए, प्रोजेक्ट, ओके, ये देखो मैंने यहाँ पे ये जो फाइल का नेम रखा है उसमें एक्सटेंशन में ये कैपिटल लिख दिया है। तो अब अगर मैं चेक करता हूँ तो अब ये सही से काम करेगा। तो मसला था एक्सटेंशन का और अब इसे काम करना चाहिए। अगर मैं आऊँ यहाँ पे और देखूँ तो ये प्रोजेक्ट शो भी करेगा और बिल्कुल सही से काम करना चाहिए। अभी अगर देखूँ कि ये एरर गया, बिल्कुल चला गया। और ये देखो क्या शो कर रहा है, वेलकम टू माई पोर्टफोलियो, दिस इज होम पेज। अब मुझे क्या करना है, अपने डिफरेंट पेजेस में नेविगेट करना है। तो उसके लिए मुझे जो है वो ऐड करना पड़ेगा उन सबके लिंक्स को और एक नैव बार बनाना पड़ेगा यहाँ पे। और उसके लिए हमें थोड़े से कुछ और कॉन्सेप्ट सीखने। सबसे पहले तो लिंक, एक आपके पास जो है वो एलिमेंट आता है। आप क्या यूज करते थे इससे पहले, लिंक को ऐड करने के लिए एंकर टैग का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे आप एंकर का नहीं बल्कि लिंक का यूज करोगे। रिएक्ट राउटर इसी को यूज करता है और इसी को एक्सेप्ट करता है। तो इसको यूज करने के लिए भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा लिंक को और उसके बाद अपना नैव बार आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, इसी में नैव बार को नया क्रिएट नहीं करूंगा, इसी में जो है वो स्टार्टिंग में आके कर लूंगा। यहाँ पे इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, सही है। और यहाँ पे मुझे ये वैसे तो ऑप्शन दे रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, इसके लिए एक अलग से फंक्शन क्रिएट करता हूँ स्टार्टिंग में, सही है, ताकि थोड़ा सा फंक्शन आ गया। और इसको मैं बोल दूंगा नैव बार और उसके बाद ये कुछ ऐसे आ जाएगा कि मैं बोलूंगा तुमने रिटर्न क्या करना है। अच्छा, मुझे ना ऐसे किसी चक्कर में नहीं पड़ना, मैं डायरेक्ट लिंक ऐड करूंगा। लिंक, मेरे पास एक टैग है होम, ठीक है, और किससे लिंक करना है मैं ये बता दूंगा कि तुमने लिंक करना है इसे होम से। यार तुम तो साइड पे चला जा, ठीक है। मैं बोलूंगा तुमने जो है इसे ऐसे लिंक करना है कि ये जो है वो मेरा मेन पेज पे रहेगा जब भी कोई होम पे क्लिक करे, और उसके बाद अगर कोई अबाउट पे क्लिक करता है तो वो इस राउट में चला जाना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अगर कोई प्रोजेक्ट्स में क्लिक करता है तो वो प्रोजेक्ट्स वाले पेज में चला जाना चाहिए बंदा। अब यहाँ पे आके चेक करते हैं क्या ये यहाँ पे शो हो रहे हैं या नहीं, और ये अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे शायद दिखाया ही नहीं है इसे। तो क्या करूंगा, मैं राउट्स में आके नैव बार को भी ऐड कर दूंगा और अभी नैव बार शो होना चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं शो हो रहा है इसको चेक करना पड़ेगा हमें। और ये देखो, ये यहाँ पे मैंने क्या किया, राउट्स में ही इसको लिख दिया, तो मुझे इसको लेके जाना नैव बार को ऊपर, जो जरूरत नहीं है। मैं होम पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे मैं होम पेज पे हूँ। गाइज, एक बहुत बड़ा मसला हो चुका है हमारे साथ, और वो ये है कि जब मैं आपको बता रहा था कि ये क्यों नहीं काम कर रहा है, क्यों नहीं शो हो रही चीजें, तो इशू ये था कि राउट्स में मैंने नैव बार को डाल दिया था। और अब इशू ये हुआ कि उसके बाद जो मेरी स्क्रीन थी वो हो गई थी लॉक। वॉइस ओवर होता गया है लेकिन स्क्रीन में कुछ शो हुआ नहीं है। उस वजह से मुझे सारी जो है वो दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ चीजें। क्या मैंने किया, मैंने ये एक ऐप क्रिएट की थी और ये ऐप कुछ ऐसी है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो अबाउट पेज है, ठीक है, और प्रोजेक्ट्स वाला पेज है, इसी तरह से यहाँ पे लेट्स टॉक, लेकिन इसमें अभी कुछ ऐड हमने किया नहीं, अभी करेंगे। और अगर आप यहाँ पे आते तो बहुत ही प्यारा सा एक होम पेज है। अब यहाँ पे ना एक सवाल आता है कि यार इतनी जल्दी ये चीजें मैंने कैसे कर ली। अच्छा, ये देखो, जब मैंने लेट्स टॉक पे क्लिक किया तो इसने ओपन कर दिया मेल बॉक्स, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत है नहीं असल में ना, तो इसे कर देंगे हम क्लोज, कुछ सेव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो इतनी प्यारी एप्लीकेशन मैंने क्रिएट की वो ऐसे किया कि यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी का जो एक एजेंट है, कोडिंग एजेंट, उसकी हेल्प से ये की है। मैंने उसे बोला था सिंपल कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक पोर्टफोलियो एप्लीकेशन क्रिएट करो, और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ के किस तरह से मैंने उसे बोला था। मैंने बोला था एक पोर्टफोलियो वेबसाइट डिजाइन करो, मैं रिएक्ट डेवलपर हूँ, इसमें पेजेस जो होने चाहिए वो यही होने चाहिए, ठीक है। इसने क्या किया, खुद ही मेरा जो प्रोजेक्ट था उसको फाइंड किया, उसके बाद कुछ इसने स्टेप्स में इसे डिवाइड किया था, और ये सारा प्रोसेस बहुत अमेजिंग था। ये सारी फाइल्स इसने अपडेट की, खुद ही सारा कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं इसको एक छोटी सी कमांड देके सो चुका था, मतलब सोने से मुराद
है कि मैं अपने दूसरे काम करता रहता हूँ और ये मेरे लिए काम कर देता है। अब ये कितनी अमेजिंग चीज है, इसके लिए मैं दोबारा से कोई एप्लीकेशन अब आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये सारे प्रोसेस को रिकॉर्ड नहीं कर सका मैं उस तरह से। लेकिन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हम नेक्स्ट मॉड्यूल्स में कुछ और प्रोजेक्ट्स करेंगे तो ये सारी चीजें हम दोबारा क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पे आते हैं वापस, और अब जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है, बल्कि इसमें से देख लेते हैं चीजें कुछ जो हमने देखी थी। सबसे पहले हमने देखा था कि किस तरह से आपने इसको सेटअप करना है। उसके लिए आपको इंस्टॉल करना था रिएक्ट राउटर डोम को। उसके बाद अपनी एप्लीकेशन को ब्राउजर राउटर में आपने रैप करना था, वो भी हमने कर दिया। उसके बाद हमने देखा राउट्स एंड राउट में क्या डिफरेंस होता है। राउट्स जो होता है ये आपके सारे राउट्स के लिए कंटेनर का काम करता है, और जो सिंगल राउट होता है ये कंपोनेंट को मैप करने का, कंपोनेंट का जो पाथ होता है उसको मैप करने का काम करता है। इसी तरह से हमने देखा कि एंकर टैग की जगह यहाँ पे लिंक का यूज किया जाता है रिएक्ट में नेविगेशन के लिए। उसके बाद बात आती है यूज पैटर्न्स की, तो आप ये यूज करते हो डायनामिक राउट्स क्रिएट करने के लिए, ये भी हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने टास्क की तरफ, ये हमने टास्क भी किया। और उसके बाद हमने मूव करना है अभी मॉड्यूल 7 की तरफ। अब मॉड्यूल 7 में हम पढ़ेंगे फॉर्म्स। अब देखो फॉर्म्स में क्या क्या चीजें होती हैं यार। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, साइन अप फॉर्म है मेरे पास, तो अगर आप देखो तो मेन जो चीज है वो इनपुट्स है। अब इनपुट्स ना दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं कंट्रोल्ड और कुछ होते हैं अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। यहाँ पे अभी उनको डिस्कस करेंगे हम। और इसके अलावा आपके पास क्या चीजें हो सकती हैं फॉर्म्स में। जब हम बात करते हैं तो वैलिडेशन हो सकती है। मैं बोलता हूँ यार जो भी पासवर्ड होना चाहिए वो कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, एक लेटर कैपिटल होना चाहिए। मतलब वो आपकी सारी जो है वो आपके ऊपर है कि आप कौन कौन सी लिमिट सेट करना चाहते हो। इसी तरह से ईमेल में मैं सेट कर सकता हूँ कि कोई ऐसे नहीं है कि कोई यहाँ पे ऐसे कुछ भी लिख देगा और आगे चला जाएगा, लेकिन मुझे ईमेल में यहाँ पे कुछ कंडीशन सेट करनी है, वैलिडेशन लगानी है, तो वो भी लगा सकता हूँ। तो ये सारी की सारी चीजें भी हम देखेंगे। लेकिन अभी आते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। बिल्कुल यही बेसिक फॉर्म वैलिडेशन को हम देखेंगे, साइन अप फॉर्म एक क्रिएट करेंगे वैलिडेशन के साथ, और ये सारी चीजें हम देखेंगे किस तरह से रिएक्ट में आप फॉर्म्स का डेटा मैनेज करते हो। तो सबसे पहले अगर बात करें कि फॉर्म्स रिएक्ट में काम किस तरह से करते हैं, उससे पहले आपको देखना होगा कि वेनिला HTML में किस तरह से फॉर्म्स काम करते थे। आप देखते थे कि वहां पे हम फॉर्म क्रिएट करते थे, जो इनपुट होते थे वो खुद ही अपनी वैल्यूज को मैनेज कर रहे होते थे। उसके लिए हम कुछ स्पेशल चीज तो नहीं करते थे ना, हम सिंपली जो हमारे पास इनपुट्स होते थे उन्हीं का यूज करते थे, और उसमें कोई वैलिडेशन वगैरह अगर लगानी होती थी वो सिंपली लगा देते थे। जैसे कोई फील्ड रिक्वायर्ड है तो उसके साथ हम लिख देते थे कि ये रिक्वायर्ड है। लेकिन रिएक्ट में ऐसा नहीं होता। रिएक्ट में आप स्टेट को यूज करते हो अपने इनपुट्स को कंट्रोल करने के लिए, और इन्हें हम बोलते हैं कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। अब इसका फायदा ये होता है कि आपके पास पूरा कंट्रोल होता है इनपुट वैल्यूज का, एंड आप इन्हें इजीली अपडेट कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, इसका छोटा सा मैंने एक कंपैरिजन टेबल बना रखा है। इसमें अगर आप देखें तो कुछ फीचर्स हैं जिनको हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले तो वैल्यू मैनेज करने की बात करें तो ये रिएक्ट स्टेट की हेल्प से करते हैं, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया। इसमें जो अनकंट्रोल्ड में होता है या जिसे हम HTML वे बोलते हैं, उसमें हम डोम की हेल्प से करते हैं, जो डिफॉल्ट इनपुट बिहेवियर होता है, या उस तरह से आप बोल सकते हो कि हम उसकी हेल्प से करते हैं। उसके बाद वैल्यू को एक्सेस करने की बात करें तो यहाँ पे स्टेट वेरिएबल होते हैं, उनकी आप हेल्प से करते हो। लेकिन अगर हम अनकंट्रोल्ड में करें तो आप रेफ कीवर्ड की हेल्प से करते हो, जिससे हम कहते हैं रेफरेंस टू डोम एलिमेंट। उसके बाद अगर वैलिडेशन की बात करें तो यहाँ पे इजी रहती है रिएक्ट में जब कंट्रोल कंपोनेंट के साथ करते हैं। लेकिन अगर अनकंट्रोल करते हैं HTML के तरीके से तो वो हार्डर होता है थोड़ा सा, तो वो मुश्किल होता है थोड़ा सा। अब बेस्ट प्रैक्टिस की बात करें तो कंट्रोल्ड जो है वो हम प्रेफर करते हैं, लेकिन अनकंट्रोल्ड भी आप स्पेशल केसेस के लिए यूज कर सकते हो अगर कोई थोड़ा बहुत आपको काम करना है उसके लिए। अब यहाँ पे हमें कुछ देखना है फॉर्म वैलिडेशन को। ये चीजें हमने कर ली, इसका अभी फॉर्म भी बना के देखेंगे, और ये भी मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे पास चैट GPT का एजेंट है कोडेक्स, उसी के साथ करूं, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से ज्यादा आपने उसको यूज करना है अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। आजकल मार्केट में सब लोग यूज कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बुराई नहीं है कि आप ये बोलो कि यार मैं ये यूज करके कर रहा हूँ तो कि शायद मेरे अंदर कमी है या मैं काम चोरी कर रहा हूँ। नहीं भाई, आप अपने काम को तेज कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ा रहे हो। वैसे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता है, और अगर किसी कॉन्सेप्ट का भी नहीं पता तो आप चैट GPT या किसी भी चैटबॉट से सिंपली पूछ सकते हो। अब ये चीज मुश्किल नहीं है, और ना आपको ऐसे ट्यूटोरियल हेल में फंसना है कि इतना टाइम एक कॉन्सेप्ट को सीखने में लगाते रहो। सबसे ज्यादा जो चीज आपको कॉन्फिडेंस देगी वो है आपकी प्रैक्टिस और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स ज्यादा से ज्यादा करो। अब यहाँ पे बात करते हैं हम फॉर्म वैलिडेशन बेसिक्स की। इसमें कुछ कॉमन चेक्स होते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले एक रिक्वायर्ड फील्ड हो सकती है, मतलब कोई भी फील्ड है आप बोलते हो कि ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद ईमेल फॉर्मेट आ जाता है कि ईमेल आपने
लेना है तो कोई बंदा वैसे ही ना कुछ टेक्स्ट लिख के चला जाए, तो वो ईमेल एक फॉर्मेट में होना चाहिए और उसके बाद पासवर्ड की लेंथ वगैरह या स्ट्रेंथ वगैरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। एंड ये सारे टास्क आप बहुत इजीली कर सकते हो सिंपल जावास्क्रिप्ट कंडीशंस का यूज करते हुए या रिजिक्स का यूज करते हुए। रिजिक्स हम बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को, या कोई भी लाइब्रेरी आप यूज कर सकते हो, फॉर्मिक है, रिएक्ट हुक फॉर्म या यप डेटाबेस स्कीमा होता है, इसका आप यूज कर सकते हो अपने फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए और डेटा को वैलिडेट करने के लिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसको अभी हम क्रिएट करके देखते हैं और आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में वापस, और यहाँ पे हम ओपन करते हैं और इसे बोलते हैं नाउ क्रिएट साइन अप। ठीक है, अब इसे हम सिंपल बोल देते हैं साइन अप फॉर्म। अब देखो सिंपल तो आप कर सकते हो क्रिएट, ये आप खुद भी कर लेना या चैट जीपीटी के साथ भी कर लेना। रिजिक्स का यूज करते हुए ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है इसमें चीजों को करना, लेकिन लाइब्रेरीज का ये फायदा होता है कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें चीजें मिल जाती है, हमें कुछ मैनुअल कंडीशन सेट नहीं करनी पड़ती। तो फॉर्मिक का हम कहेंगे कि यूज करो, क्योंकि आप इसी का यूज करोगे ज्यादातर, तो हम इसे बोलते हैं यूजिंग फॉर्मिक विद वैलिडेशन। ठीक है, विद वैलिडेशन। ठीक है, अब वैलिडेशन के लिए हम बोलेंगे यूजिंग किसका बोले हम, यप स्कीमा। ठीक है, तो ये अब देखना यप हमने स्कीमा बोल दिया इसका, और ये देखना कि ये कितना टाइम लेता है, और ये सोचेगा इसके बारे में, सोच रहा है। ठीक है, यही जो इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये थोड़ा सा सोचता है और अब प्लान कर रहा है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। प्लान करने से लेके फाइल्स ओपन करेगा, ये सारी चीजें नई फाइल्स क्रिएट करनी पड़ती है। देखो हमें इसको यूज करने के लिए फॉर्मिक जो लाइब्रेरी होती है उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, तो ये उसको इंस्टॉल भी कर रहा है एंड ये डिपेंडेंसीज को भी इंस्टॉल कर रहा है। सही है, और ये सारी चीजें सेट करेगा, इम्प्लीमेंट साइन अप। उसके बाद ये 3 इसने ना टास्क में इसको डिवाइड कर लिया, अपने पास इसने मिनी टास्क बना लिए। अब इसको आपको ज्यादा जो है वो स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं इसके साथ, या ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं, ये खुद ब खुद सारी चीजें कर देगा। अब उसके बाद जाता है ऐड करेगा ये राउटिंग, अच्छा A to Z सारा काम करेगा। मैं सोच रहा था इससे बाद में बोलूँ कि राउट्स में भी अपडेट करो। आपको जो अभी चीज देखनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपको अभी तक कंफ्यूजन भी थोड़ी बहुत लगी होगी कि यार ये कैसे इसने कर दिया, वो ये है कि ये राउट्स किस तरह से काम करते हैं, कहाँ पे ये क्या कौन सी ये नई जो है वो फाइल क्रिएट कर रहा है, कहाँ पे ये अपना कोड रखेगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ना 3 पेजेस थे, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की थी वैसे। अब देखो यहाँ पे क्या आया, होम। ठीक है, ये एक होम का पेज हमने बना दिया। सही है, इसको एक्सपोर्ट कर लिया। ठीक है, होम के नाम से, और अबाउट का बना दिया। अब अबाउट में हमारा थोड़ा सा कंटेंट है। सही है, कंटेंट है, इसमें डमी कंटेंट हमने रखा है। अगर कभी हमें कोई ऐसी चीज करनी पड़ती है जिससे हम अपने डेटाबेस से या सर्वर से हम अपना जो है वो करेंगे फैच, बैकएंड से जब हम अपना डेटा फैच करेंगे तो तब हम बिल्कुल जो है वो रियल डेटा का यूज करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि रियल डेटा है नहीं तो हम डमी कंटेंट ही यूज करेंगे। या स्टैटिक एप्लीकेशंस भी आपके पास हो सकते हैं जिसमें, और बहुत सारी होती है, मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें हमें जरूरत नहीं होती डायनामिक एप्लीकेशंस की, वो स्टैटिक एप्लीकेशंस होती हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह उन्होंने अपनी डिस्प्ले करवानी होती है एक लैंडिंग पेज पे, तो वो भी आप कर सकते हो। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे हम app.jsx में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमारे 3 पेजेस थे। उसके बाद ये रहा, इन सभी पेजेस को हमने इंपोर्ट किया, पेजेस वाले फोल्डर में ये पड़े थे, और CSS वाली फाइल को भी इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब नेविगेशन के लिए हमने बोल दिया इन्हें कि तुमने क्या करना है, ये एक तो होम पेज है। ठीक है, इसका लेबल भी सेट कर दिया, और ये जब भी कोई इसके ऊपर क्लिक करे, अबाउट पेज पे क्लिक करे तो कौन से राउट पे भेजना है इसे, स्लैश अबाउट पे। ठीक है, इसी तरह से हमने ये सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह वाला भी सेट कर दिए। उसके बाद हमने नैवबार एक जो फंक्शन है वो इसी में क्रिएट कर, अगर आप देखें भी तो हमारे पास पहले ये साइन अप वाला नहीं था पेज, तो यहाँ पे देखो साइन अप वाला पेज आएगा। पहले लेट्स टॉक था मेरे ख्याल से, या कॉन्टैक्ट था, इस तरह करके कुछ। अब यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो ये देखो साइन अप का पेज यहाँ पे आ जाएगा। सही है, ये हमारे पास इसने एक साइन अप का पेज क्रिएट कर दिया, फुल नेम आ जाएगा। ठीक है, ईमेल इज रिक्वायर्ड, ये सारी चीजें देखो बोल रहा है। और यही सारी चीजें अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ, अब ये बात अलग है कि हमें डेटा कहाँ पे, यही पे हमारा यही मिनी एक टास्क था, हमें साइन अप फॉर्म क्रिएट करना था विद वैलिडेशन, जो हमने क्रिएट कर भी लिया। और ये देखो ये कर रहा है। ठीक है, इंप्लीमेंट कर रहा है सारी स्टाइलिंग वगैरह को, या इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन से लेकर स्टाइलिंग वगैरह सारा काम करेगा आपके लिए। बहुत कमाल की चीज है भाई। अब ये देखो कर रहा है, ये इसने नीचे कॉपीराइट भी डाल रखा है, रिएक्ट डेवलपर, अपना नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो, और देखने वाला कहेगा कि यार कमाल कर दिया भाई तूने तो। और ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है, उन्हें सरप्राइज करना, ऐसे एप्लीकेशंस बना के। और अभी से यहाँ से आप फ्रीलांस भी, अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हो। किसी को एप्लीकेशन चाहिए, बाहर निकलो, होटल्स में जाओ, यहाँ पे कोई छोटे छोटे करीब जो आपके शॉप्स हैं उनमें जाओ, उन्हें बोलो कि भाई तेरे लिए मैं इतनी प्यारी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता हूँ। डॉक्टर्स के पास जाओ, उन्हें जो है वो करो। मैंने इसी तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। तो आप उनसे ज्यादा पैसे नहीं लो, थोड़े से पैसे ले लो, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको काम मिलेगा, और आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स ऐड होंगे
स्टार्टिंग में, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। और कोई बड़ी बात नहीं है इसको क्या अफोर्ड करना है आपने, ये हो जाती हैं चीजें, इतना कोई मुश्किल नहीं होता स्टार्टिंग में। फारिग बैठने से अच्छा मेरे ख्याल से आप कुछ करते रहो तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप आके देखो तो इसने फॉर्म क्रिएट कर दिया और यहाँ पे मुझे देखना है कि इसने एक नया पेज क्रिएट किया है। हाँ बिल्कुल नया पेज क्रिएट किया है और इस पेज को मुझे आपको दिखाना है कि किस तरह से ये काम करती हैं चीजें। अगर आपको मैनुअली भी क्रिएट करना पड़ता है, आपको ये अक्लमंद बंदा करेगा नहीं कि आज के दिन में वो बोले कि नहीं भाई मैंने गधे पे दुबई जाना है, ठीक है, अपने गधे पे उसके पास एक गधा है और बोले नहीं मैंने गधे पे दुबई जाना है, मैंने जो एक मेरे पास कन्वीनियंस है उसको यूज नहीं करना कि मैं जो है वो जहाज पे बैठूं और आराम से चला जाऊं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई आज के दिन में जिद करे कि मुझे मैनुअली करना है, गधे पे बैठने के वो मुतरादिफ है। अब यहाँ पे देखो फॉर्मिक, हमने फॉर्म, फील्ड, एरर मैसेज, सारी की सारी चीजें। अच्छा एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे आपको ये बतानी है मैंने कि भाई यहाँ पे जब आप फॉर्म क्रिएट करते हो ना रिजिक्स का यूज करते हुए या सिंपल, वो रिजिक्स तो खैर कोई ऐसी कोई अलग से चीज नहीं आ जाती, ये बिल्ट इन होती है। लेकिन इसमें ये होता है कि आपको कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, लेकिन जो एरर्स होते हैं वो आपको मैनुअली हैंडल करने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे आपने क्या किया, साइन अप स्कीमा आ गया, फुल नेम, ठीक है, उसमें हमने बोला कि भाई जो है वो तुमने योर नेम लुक बिट शॉर्ट, ठीक है, एक तो शॉर्ट नेम होना चाहिए थोड़ा सा। उसके बाद हमने उसको जो है वो सारी कंडीशन दी कि इतने कैरेक्टर्स में होना चाहिए, लेकिन ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये सारी इसने एक स्कीमा बना दिया। अब उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास एक साइन अप फॉर्म, स्टेटस एंड सेट स्टेटस जैसी। अब ये देखो क्या चीज यूज हो रही है, ये यूज स्टेट है और यही चीजें हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी। और अब मैंने आपको बोला था कि बार बार आपके पास यही कॉन्सेप्ट्स आएंगे क्योंकि आपने कोई नई चीज नहीं इसमें उखाड़ लेनी, बार बार करनी तो वही चीजें हैं रिपीट और वही डेटा के साथ ही इंटरेक्ट करना। तो उसके लिए अगर आप एक दफा समझ लेते हो या नहीं भी समझते हो तो आपको आगे जा जाकर यूज करके चीजें फील होना शुरू हो जाती हैं और यहीं पे वो चीजें हो रही हैं। अब देखो मैं बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। ये साइन अप फॉर्म इसने क्रिएट किया, ठीक है, सिलेक्शन, और उसके बाद वही क्लासेस दी जो ऊपर हमने क्रिएट की। और उसके बाद आ जाते हैं ये जो है वो इनिशियल वैल्यूज में हमने बताया कि ये एम्प्टी रहेंगे और उसके बाद सारी चीजें अगर कोई हो जाता है तो थैंक्स फॉर साइन अप, ये एक मैसेज भी ब्यूटीफुल सा मैसेज आ गया, स्टेटस मैसेज भी ये दिखा रहा है सारी चीजें और फॉर्म्स को भी हैंडल करेगा। और ये देखो कितना लंबा चौड़ा काम इसने कर दिया हमारे लिए। अगर हम खुद करते मैनुअली तो आधा घंटा तो कहीं नहीं गया था कम से कम, जो कि इसने इसके लिए आधे मिनट का काम है। अब यहाँ पे आके इसको क्रिएट करके देख लेते हैं, ठीक है, ये मैंने कर दिया। ईमेल में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ z@codewithz.com। उसके बाद अगर पासवर्ड की बात करूँ तो पासवर्ड भी सेट कर लेते हैं। भाई मैं पासवर्ड में एक चीज देखना चाहता हूँ, हाँ यही चीज देखो, ये दिखा नहीं रहा है मुझे उस तरह से। अब मैं कंफर्म पासवर्ड करने का बोल रहा है तो मैं कंफर्म भी कर देता हूँ। अच्छा अगर मैं गलत डालूं, ये देखो ये क्या बोल रहा है, पासवर्ड मैच नहीं कर रहा, पासवर्ड को तुम्हें मैच करवाने की जरूरत है। यार अब तो हो जा ना, तो कुछ गलत नहीं किया था मैंने, यार दोबारा चेक करता हूँ। हाँ यार अब सही चलेगा। और उसके बाद ये बोल रहा है पोर्टफोलियो और वेबसाइट में जो भी ऑप्शनल है क्रिएट योर अकाउंट, और ये अकाउंट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो आगे के सारे प्रोसेस भी कर सकते हो, यूजर को ईमेल सेंड करने से लेकर सारी की सारी चीजें आप कर सकते हो। यहाँ पे जिस तरह से आप देखो इनलेट्स में हमने की हुई है और बहुत सारी आपको एक्सटर्नल सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। वैसे तो अगर आप चाहो तो वैसे तो आप गूगल फॉर्म्स का भी यूज कर सकते हो, गूगल ऐप स्क्रिप्ट का और गूगल शीट्स की इंटीग्रेशन से आप इस सारी चीजों को ऑटोमेट भी कर सकते हो, यूजर को ईमेल चला भी जाएगा। ये सारी चीजें जहाँ जहाँ पे आप सेट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा खासा ट्यूटोरियल बन सकता है ऑटोमेशन के ऊपर, लंबा चौड़ा बन सकता है 2-2.5 घंटे का, जिसमें ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूँ कि किस तरह से आपने ईमेल सेंड करना है। लेकिन ये कोई, अगर मैं रिएक्ट में रहते हुए बात करूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो चीजें मैंने आपको बताई यही चीजें जो है वो यहाँ के लिए इनफ है। लेकिन अगर आपको मेन कॉन्सेप्ट्स का पता चल गया ना तो उसके बाद आप चाहो तो चैट जीपीटी या किसी चीज से भी जो है वो हेल्प लेके थोड़ी सी, आज के दिन में इतने सारे सोल्यूशन है कि मेरे लिए गिनवाना मुश्किल है सही बताऊं तो। ग्रोक है, क्लोड है, तो आप किसी की भी हेल्प से आगे इन्फॉर्मेशन लेके अपने जिस तरह के फॉर्म्स चाहो क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे आए हम और देखते हैं कि एक चीज मैंने आपको बतानी थी, बल्कि एक चीज बता दूं कि इसने जो JSX है हमारी फाइल, जो हमारी मेन फाइल है, उसमें भी ये इंपोर्ट किया है साइन अप का पेज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसको भी ऐड किया हुआ है। इसके बाद ये यहाँ पे शो हो रहा है, ये देखो यहाँ पे इसको ऐड किया है। तो ये चीज आपने नहीं भूलनी, क्योंकि यही चीजें जो है वो मेरे ख्याल से एक बिगिनर को कंफ्यूज कर सकती हैं कि यार ये कोड तो हमने लिखवा लिया लेकिन ये इसकी प्लेसमेंट कहाँ पे होगी, ये कहाँ पे ऐड करना है, कनेक्ट किस तरह से करना है। लेकिन ये भी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है आज के दिन में। अब तो सारी चीजें की सारी चीजें आसान हो चुकी हैं। लेकिन मेरा काम सिर्फ आपको सोल्यूशन बताना नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट्स को समझाना है। तो इसी के लिए अब हम अपने लास्ट मॉड्यूल पे आ जाते हैं,
हैं जो है API इंटीग्रेशन से रिलेटेड, और इसमें हम देखेंगे किस तरह से आप फैच API जो हमारे पास फैच API वाला या फिर जो Axios होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों मेथड्स होते हैं हमारे पास, और किस तरह से आपका फ्रंट एंड जो है वो बैक एंड से डेटा फैच करता है, किस तरह से इनके दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन डेवलप होती है। और इसके अलावा हम देखेंगे किस तरह से गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वो काम करती हैं रिएक्ट में, और उसके अलावा एक टू डू एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे और उसे कनेक्ट करेंगे बैकएंड API के साथ। तो अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि API है क्या। API को यार तुम रेस्टोरेंट में खड़े एक वेटर की तरह समझो। आप उसे ऑर्डर करते हो, वो ऑर्डर या आपकी जो रिक्वेस्ट होती है वो लेके जाता है पीछे किचन के पास, और वहां से आपके लिए फूड रेडी करके वापस ले आता है। इसी तरह से API का काम होता है। आप कोई रिक्वेस्ट करते हो और API क्या करती है, उस रिक्वेस्ट को लेके जाती है सर्वर के पास, और सर्वर से डेटा लेके आपको पहुंचा देती है। अब डेटा में क्या क्या हो सकता है, अगर मैं बात करूं तो ये सारी बुक्स जो हमने ऊपर देखी थी, ये साइन इन पेज में मुझे ले आया है, मुझे मेन पेज पे जाना है, ठीक है। या आप यूट्यूब पे भी देखते हो ना यार, इतने सारे वीडियोस होते हैं, तो वो भी सारे जो है वो उसी तरह से काम कर रहे होते हैं। अब रिएक्ट ऐप की अगर मैं यूज की बात करूं तो अच्छा, बल्कि मुझे पहले ये दिखाना था डेटा को। मैं वापस यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आप देखो तो ये डेटा आ रहा है हमारे पास अपने सर्वर से, और ये डेटा किसी भी सूरत में हो सकता है। बुक्स हो सकती हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है ना। और यहाँ पे अगर मैं आता हूँ और आपको दिखाऊं कि रिएक्ट में किस तरह से API का आप यूज करते हो, या तो डेटा को फैच करने के लिए यूज करते हो, जिसमें न्यूज हो सकती है, प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, या इसी तरह की बुक्स हो सकती हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ भी डेटा हो सकता है, यूजर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एक टाइम में बहुत सारी चीजें हम फैच कर रहे हैं। यहाँ पे एक इमेज आ रही है, ठीक है, इसके अलावा इसकी जो ऑडियो आगे आएगी वो आ रही है, यूजर का डेटा आ रहा है, तो काफी सारी चीजें हम फैच कर रहे हैं यहाँ पे। और इसी तरह से आप डेटा सेंड भी कर सकते हो, जिस तरह से फॉर्म्स वगैरह हम क्रिएट करते हैं। मैं साइन अप कर रहा था तो वो फॉर्म से डेटा, या कमेंट करना वो भी एक फॉर्म होता है, वो भी उससे भी डेटा सेंड करना हो सकता है, ठीक है। किसी चीज के बारे में रिव्यू देना, तो वो सारी चीजें आप सेंड करते हो सर्वर में, वो स्टोर होती हैं तभी डिस्प्ले हो पा रही होती हैं। इसी तरह से ऑथेंटिकेशन में ये होता है कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो और जब दोबारा साइन इन करते हो तो बस तभी आप साइन इन कर पाते हो जब डेटा पहले स्टोर होता है वहां पे आपका। इसके अलावा जो सेविंग, आप कोई इन्फॉर्मेशन सेव करना चाहते हो, जिस तरह से अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं लाइब्रेरी में आकर ना चीजें सेव करता हूँ अपने लिए, तो वो जो लाइब्रेरी में चीजें मैं सेव करता हूँ, मैं ओपन नहीं कर सकता ना लाइब्रेरी को, क्योंकि मैंने साइन अप नहीं किया हुआ। तो लाइब्रेरी में बुक्स अपनी सेव कर लेता हूँ, जो मेरी फेवरेट बुक्स होती हैं, जो मैंने सुननी होती हैं उस वीक में, ठीक है। तो मुझे तो बहुत अच्छा सोल्यूशन लगता है, और ये मुझे मेरे पर्सनली फेवरेट एक फॉर्मेट है कि मैं समरीज में जो इतनी लंबी लंबी बुक्स हैं उनके जो मेन इंसाइट्स हैं वो सुन सकता हूँ, जो बहुत कमाल की चीज है। तो जो मुझे वीकली सुननी होती है बुक्स, मैं उनको ओपन कर लेता हूँ, वहाँ पे सेव कर लेता हूँ, फिर जब बाद में चाहता हूँ तो ओपन कर लेता हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए भी आप जो है वो API का यूज करोगे यहाँ पे रिएक्ट में, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है बात किस तरह से फैच और Axios में हम फर्क पता कर सकते हैं, तो इसके लिए भी एक कंपैरिजन टेबल मिल जाता है आपको। अवेलेबिलिटी की बात करें तो फैच API बिल्ट इन मिलती है, और इसका हमने यूज करके भी देखा। अगर आपको याद हो, जब हमने रैंडम जोक्स वाली एप्लीकेशन क्रिएट की थी, तो जो हमारे पास रैंडम जोक फैच करके ला रही थी API, उसके लिए हमने कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं की, लेकिन यहाँ पे Axios में हमें लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है, ठीक है। इसी तरह से सिंटैक्स में आप देखते थे कि हमें JSON में डेटा मैन्युअली कन्वर्ट करना पड़ता था, लेकिन Axios में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको एक क्लीनर वे मिलता है, डायरेक्टली डेटा आप जो है वो डायरेक्टली आपको JSON फॉर्मेट में डेटा मिल जाता है, तो ये कन्वर्ट करने का मैनुअली काम आपको नहीं करना पड़ता, ये आपके लिए Axios ही कर देता है, ठीक है। इस तरह से एरर हैंडलिंग के लिए यहाँ पे आपको बिल्ट इन एरर हैंडलिंग टूल्स मिल जाते हैं, मतलब ये सारी चीजें मिल जाती हैं। और इसके अलावा मैनुअल चेक करने पड़ते हैं आपको। अगर आप फैच API का यूज करते हो, फीचर यहाँ पे बेसिक मिलते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास जो Axios में होते हैं वहाँ पे इंटरसेप्टर्स जैसे या रिक्वेस्ट कैंसिल जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं, सही है। तो ये इसी तरह से काफी सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। और अगर आपको इनके यूज केस को डिस्कस करना है, तो ये अगर आपको छोटी छोटी एप्लीकेशंस क्रिएट करनी, जिस तरह से मॉड्यूल 2 में शायद हमें छोटी सी एप्लीकेशन क्रिएट करनी थी रैंडम जोक वाली, तो हमने उसके लिए जो है वो फैच API का यूज किया। लेकिन अगर बड़ी ही एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, तो उसमें Axios का यूज करोगे आप। जिस तरह से यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये एक बड़ी एप्लीकेशन है, हमने बहुत सारी तरह से डेटा यहाँ पे फैच करना है या सेंड करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, Axios का यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा टास्क है हमारे लिए, टू डू एप्लीकेशन का यूज करना है, लिस्ट को शो करना है गेट रिक्वेस्ट की हेल्प से, एंड न्यू जो आपके पास है टू डू उनको सेंड करना है किसकी हेल्प से, पोस्ट रिक्वेस्ट की। तो ये एप्लीकेशन किस तरह से क्रिएट करेंगे हम इसको भी सेटअप कर लेते हैं। बल्कि मेरे एक ज़हन में आइडिया बहुत कमाल का आया कि इसको मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएट करके दिखाऊं कोडेक्स के साथ, ताकि आपको पता चले किस तरह से एप्लीकेशंस क्रिएट होती हैं और किस तरह से आप खुद से और एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो। तो
इसको मैं ऐसे ही कॉपी करूंगा, मैं कोई बहुत लंबे चौड़े चक्कर में नहीं पड़ूंगा। अब देखो गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस समझो। गेट रिक्वेस्ट जब आप करते हो तो आप जो सर्वर में डेटा होता है उससे फैच करते हो, अपने यूजर को दिखाते हो, ठीक है। लेकिन जब पोस्ट रिक्वेस्ट का आप यूज करते हो तो आप जो यूजर का डेटा होता है, चाहे वो फॉर्म की किसी को फिल करने की सूरत में हो, किसी चीज को सेव करने की सूरत में हो, तो वो आप सेंड करते हो सर्वर को, ठीक है। तो सर्वर अपने पास सेव करता है, लेकिन काम ये दोनों एपीआई ही कर रही होती है। अब यहाँ पे आते हैं हम, और अब के बार मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाने वाला। मैं कुछ ज्यादा नहीं करूंगा, इसको रोकूंगा, अपना ये जो मेरा सर्वर चल रहा है इसको रोक दूंगा। मैं कहूंगा भाई तू यहाँ से बाहर भी आ जा, ठीक है। वैसे तो मुझे जरूरत नहीं इसको बाहर यहाँ पे लाने की, लेकिन ये खुद कर देना था इसने। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, सही है। और मैं बोलता हूँ क्रिएट टू डू ऐप, कुछ नहीं बोला मैंने, ठीक है। क्रिएट टू डू ऐप विद एपीआई फीचर्स जो होने चाहिए वो ये होने चाहिए। और अब देखो क्या कर और कितना टाइम लेगा ये भी आपके सामने सारी चीजें मैं रखूंगा। और आप चाहो तो इसको और ज्यादा प्रैक्टिस करना तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप यूज करो सुपरबेस को, सही है। क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें जो है ना वो हमारे पास ऐसी हैं कि ये देखो सुपरबेस है, इसमें आप डेटा का टेबल बना सकते हो। वैसे तो आप यहाँ से डेटा डायरेक्टली गूगल शीट में भी सेंड कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये आपको एक सोल्यूशन मिलता है, सुपरबेस में आके साइन अप वगैरह भी कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैंने इसको कुछ ऐसी डिटेल्स बताई नहीं है, मैंने सिंपल इसे बोला। और ये देखो क्या करता है, मेरे ख्याल से ये ऐसा करेगा कि इंस्पेक्ट एग्जिस्टिंग रिएक्ट ऐप। अच्छा इसने ओ ये क्या करेगा, नहीं यार इसे मैंने ये एक चीज मैंने कहना था, इसे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करे, ये मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो में कर देगा। अब देखते हैं क्या करता है, ये कुछ ना कुछ तो करेगा। तो ये थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना होगा यार चीजें, इसको अगर अच्छी तरह काम करवाना है आपको तो। अब देखो ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा अच्छा काम करने वाला है, तो ये जो हमारे पास पहले से है उसी में क्रिएट करने के चक्कर में है, और ये बिल्कुल वही काम कर रहा है मेरे ख्याल से। लेकिन देख लेते हैं, इसको हम दोबारा बोल देंगे कि भाई जो है वो तुम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करो और उसमें ये चीजें जो है वो लेके आओ। लेकिन जब तक ये काम करता है उस टाइम तक हम देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया। सुपरबेस जो है वो एक चीज मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि सुपरबेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या ऐसी एप्लीकेशन है जिसको आप जो है वो लाखों यूजर्स होते हैं, ये इनलेट्स की तरह के। हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ सकते हैं जिसमें हम डिस्कस करें सारी की सारी इनलेट्स या यूट्यूब, मतलब एक बड़ी एप्लीकेशन का क्लोन बनाएं। तो उसमें हम सारी चीजें डिस्कस करें कि किस तरह से बड़े प्रोजेक्ट्स काम करते हैं और किस तरह से आप मल्टीपल डेवलपर्स जो जब मिलते हैं कोलैबोरेशन में किस तरह से काम करते हैं। और ये मुझे जरूर बताना। अगर यहाँ पे 200 कमेंट्स का हम टारगेट रखते हैं, 200 कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आप बताते हो कि यार हमें ऐसा एप्लीकेशन क्रिएट करना है, फिर मैं आपके साथ हम ना 4-5 लोगों की टीम बना के वो तो करेंगे, उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें हम देखेंगे किस तरह से कोलैबोरेशन में काम करते हैं। और मैं आपको बहुत सारी चीजें उसमें पर्सनली सिखा रहा हूँ, लाइव सिखा रहा हूँ, ठीक है। और वो बिल्कुल जो है वो हम फ्री में रखेंगे, और अगर कोई आप में से अच्छे लोग होते हैं वही सिलेक्ट होंगे खैर उसमें, लेकिन जो है उसके बाद उनके साथ पेड प्रोजेक्ट्स भी शेयर किए जाएंगे। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को अपने नोट में लेके आना, कमेंट करके मुझे बताना। ये मेरे जहन में भी आइडिया आया है एकदम से कि अगर हम चाहें तो ये कर सकते हैं, लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब आप लोग भी चाहोगे, और मुझे कमेंट करके बताना। और इसके अलावा मैं आपको नीचे लिंक दूंगा, आप वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, ईमेल वगैरह जो आपका एक्टिव ईमेल हो जिसको आप देखते हो रोज, तो उसमें मैं एक कम्युनिटी बनाने का सोच रहा हूँ। जिस बंदे ने ये पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल देखा है, सिर्फ वही जो है वो उस कम्युनिटी में ऐड हो सकेंगे, क्योंकि उन्हीं को मैं अभी ये अनाउंस कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहो तो आप भी उसमें ऐड हो सकते हो। वो प्रीमियम कम्युनिटी होगी जिसमें हम जो है वो एक्सक्लूसिव कंटेंट और आपके जो क्वेश्चंस होंगे या क्वेरीज होंगी उनको लाइव डिस्कस करेंगे। ये भी एक आइडिया ही है, लेकिन आप जैसे लोग जो अभी पूरा ट्यूटोरियल देख के उसमें अपना साइन अप करेंगे, तो ये सिर्फ जो लिंक है ये सिर्फ उन्हीं के लिए होगा, ठीक है। ये सिर्फ वही लोग एक्सेस कर सकेंगे। तो इन सब के लिए जो प्रीमियम कम्युनिटी होगी उसकी एक्सेस फ्री में होगी। तो आप इसमें अपना ईमेल डाल देना ताकि मैं आपसे कांटेक्ट कर लूं उस प्रीमियम कम्युनिटी की एक्सेस देने के लिए। उसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह भी मैं शेयर किया करूंगा जो पेड प्रोजेक्ट्स होंगे, जिससे आपको जो है वो इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स जो है वो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स होंगे उनको करने का मौका मिलेगा, और उसके अलावा आपको उनसे पैसे बनाने का भी मौका मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम दोबारा से और देखते हैं कि कितने मॉड्यूल्स हमारे पास थे। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ इसे ऐसे, और देखो सबसे पहले हमारे पास मॉड्यूल था इंट्रोडक्शन वाला, और यहाँ पे अगर आकर देखे तो ये इसने क्रिएट कर दिया। और किसको इसने अपडेट किया, बिल्कुल इसने उसी को अपडेट किया, ठीक है। लेकिन अभी हम उसके
की तरफ बाद में आते हैं और देखते हैं कि इसने, बल्कि पहले इसी की तरफ आ जाते हैं कि क्या इसने गुल खिलाया है और ये कहाँ पे दिखाया है टूडू, बल्कि कहाँ पे ले गया यार। नहीं, मुझे नहीं सेव करना यार इसे। मैं अगर आपको देखूं, क्या इसने प्रोजेक्ट नया क्रिएट किया है इसके लिए? नहीं। तो मैं इसे ना बोलता हूँ कि इसके लिए मुझे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं। वैसे तो मैं कर भी सकता हूँ, ऐसे कोई मुश्किल चीज नहीं है। पेजेस में इसने आके एक नया पेज क्रिएट किया है, ठीक है, लेकिन इसने ऊपर ऐड नहीं किया। इसमें अगर मैं देखूं तो इसने ऊपर ऐड किया नहीं है नेविगेशन में ना, बल्कि मेरा सर्वर ही स्टॉप है, तो अपडेट कैसे करेगा ये चीजों को? तो मुझे क्या करना है अभी, अपने पोर्टफोलियो वाले प्रोजेक्ट में आना है, बल्कि मैं इसी में चीजें चेक कर सकता हूँ। आप इसको ये बोल देना कि यार तुम इसके लिए ना एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करो। मुझे जो है वो मैंने गलत स्पेलिंग कर दी है, पोर्टफोलियो करना था। तो उसके आप ये बोलोगे तो ये कर देगा। npm run dev करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे स्टार्ट कर देगा सर्वर, और उसके बाद ये दिखाएगा चीजें किस तरह से यहाँ पे शो होती हैं और किस तरह से काम करती हैं। टू डू पेज हमारा क्रिएट हुआ है, यहाँ पे देखते हैं कैसा है ये। अच्छा, आप इसको ये भी सेट कर सकते हो कि ये लोगों को शो नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ मेरे तक शो हो। अब आप इसको मॉडिफाई जिस तरह से भी करना चाहो तो वो कर सकते हो। ये देखो टू डूज ये आ रहे हैं, ठीक है। ये बोल रहा है शोइंग 10 आइटम्स कंप्लीटेड 3, ठीक है, आउट ऑफ, ये ऐसा ऐसा बता रहा है, ठीक है। और ये जो दिखा रहा है, ठीक है, ये डमी लेटर दिखा रहा है, लेकिन ये कहाँ से दिखा रहा है, ये बात जो है वो यहाँ पे किस तरह से ये करके दिखा रहा है, मैं यहाँ पे आके देख सकता हूँ। इसने क्या किया, एक्सियोस को इंस्टॉल भी किया, इंपोर्ट भी किया, और देखना कितना सिंपल अभी इसका लॉजिक हो जाएगा कि यहाँ पे अगर हम आए, ठीक है, अब दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो आपस में ना कि कौन सा आपको ज्यादा आसान लग रहा है, ठीक है। और कोड भी अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है तो आप इसे बोलना चैट जीपीटी को ये एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। तो या इसी एजेंट को बोलना कोडेक्स को ये एक्सप्लेन कर देगा, या मैं आपको थोड़ा सा बता ही दूं, ठीक है। ये करेंगे हम, इसको करते हैं मिनिमाइज। ये देखो यार बहुत सिंपल है, इसने कोई नया पेज क्रिएट नहीं किया इसके लिए इस दफा, या क्रिएट किया नहीं किया। टू डूज ये आ गए, ठीक है। app.jsx है, इसमें वो सेम एपीआई का यूज कर रहा है, ठीक है। और इस तरह से जो है वो यूज स्टेट का यूज कर रहा है। अब मैं आपको ना दोनों को ओपन करता हूँ और डिफरेंस दिखाता हूँ थोड़ा सा कि क्या इसमें डिफरेंस आ रहा है। और उसके बाद यूज इफेक्ट का यूज किया है इसने, ठीक है, बिल्कुल। ये जो है इसमें भी यूज इफेक्ट ट्राई इसने किया। यहाँ पे जैसे में डेटा को मैनुअली कन्वर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये सारी चीजें इसे करनी पड़ेंगी, क्या ये कर रहा है या नहीं। अनेबल्ड, अच्छा, ये response.ok के हेल्प से देखो ना, अगर आप response.ok की हेल्प से ये चेक कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं होंगी। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको ऐसे ये ट्राई कैच की हेल्प से आप जो है वो डायरेक्टली जो आपका एरर वगैरह है उनको सेट एरर करके आप, या ये सारी चीजें सिंपली आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसी चीजें यहाँ पे आपको कुछ नहीं करनी पड़ती अगर आप एक्सियोस का यूज करते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज इसलिए भी है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या बोला आके, एक हेडिंग यहाँ पे डाली है, ठीक है, मैनेज योर टास्क जेसन होल्डर एपीआई, मतलब ये सारी चीजें आपने बता दी है, सिंपल ही है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, क्या यहाँ पे कुछ लाइव है इस वक्त, या मेरा अभी वो मेरा वही प्रोजेक्ट चल रहा है। मैं इसको करता हूँ स्टॉप, पोर्टफोलियो को अभी रोकता हूँ, ठीक है। और जो ये वाला है प्रोजेक्ट मेरा टू डू ऐप वाला, इसको हम करते हैं स्टार्ट। कंट्रोल सी से हम इसको रोक देंगे और वापस आएंगे, इससे बाहर निकलेंगे और cd टू, ठीक है। अब ये क्या नाम था इसका, टू डू ऐप, ठीक है। अब मेरा गला भी खुश्क हो चुका है और दिमाग भी थोड़ा सा काम कर रहा है, चीज़ों को एक्सप्लेन करने का दिल नहीं कर रहा अभी मेरा इतना। तो अभी इसको मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा के फिर इसको करते हैं हम खत्म, और इसके साथ साथ हमारा ट्यूटोरियल जो है वो ये कंप्लीट होगा। और ये देखो ये क्यों टाइम ले रहा है थोड़ा सा, शायद इसमें अभी कोई है मसला। कुछ भी मसला नहीं है, इसने कंप्लीट कर दिया, लेकिन ये चल नहीं रहा है। चलेगा, अभी थोड़ा सा टाइम ले लेता है क्योंकि अभी बार बार हम सर्वर को रोक रहे हैं, चला रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा रिकॉर्डिंग वगैरह भी चल रही है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। लेकिन इस दफा हमारी टू डू एप्लीकेशन इस तरह की कुछ नजर आ रही है, और ये क्या कर रहा है, ये बिल्कुल उसी से जो है वो डेटा को फैच कर रहा है, ठीक है। और अभी यहाँ पे अब अगर कोई नया टास्क हमने क्रिएट करना है, रिएक्ट टोरियल, ये मैंने बोला इसे, और ये देखो ये क्या करता है, क्या सेव करता है, ये मुझे ये दिखाना है क्योंकि अभी हमने कोई ऐसा बैकएंड सिस्टम इसके लिए बनाया नहीं है। तो ये यहाँ पे ऐसा है कि ये देखो आ गए यहाँ, ठीक है, ये शो करेगा, ठीक है। लेकिन ये अभी जो है वो इतना स्टेबल नहीं है, या यहाँ पे ये चीजें रिमूव कर सकूं, या जो है वो कहीं पे ये सारी चीजें डाल सकूं, तो उसके लिए आप जो है वो ट्राई करना। लेकिन अगर आपको इन सब को जो है वो और ज्यादा डिटेल में समझना है चीजों को, तो बता देना मुझे, मैं इसके लिए एक अलग से ट्यूटोरियल ले आऊंगा। और एंड आई होप कि यहाँ पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया। अब चाहो तो कितनी भी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको करवानी पड़ेंगी, उनको सीखना पड़ेगा चैट जीपीटी के साथ, तो वो आप कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा ये ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये समझ भी आई होगी और अच्छा भी लगा होगा, और इस तरह का मजीद ट्यूटोरियल
ट्यूटोरियल्स के लिए आप जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो अगर करना चाहो तो चैनल को। और अगर कोई जो है वो इम्प्रूवमेंट्स आपको लगती हैं कि हम अपने ट्यूटोरियल्स में लेके आ सकते हैं तो वो भी बताना, ताकि हम अपने कंटेंट को मजीद बेहतर कर सकें आपके लिए। और इसके अलावा कोई नए आइडियाज हो, मेरा तो वैसे देना है कि नेक्स्ट मैं रीमिक्स का लेके आऊँ ट्यूटोरियल या नोड जेएस का, तो आप बताना मुझे, या नेक्स्ट जेएस को हमें डिस्कस करना चाहिए, टाइप स्क्रिप्ट को डिस्कस करना चाहिए। जो भी चीज़ आप बोलोगे उसके ऊपर हम ट्यूटोरियल ले आएंगे, तो आप जरूर बताना कमेंट करके। या कोई प्रोजेक्ट हमें करना चाहिए ये भी बता सकते हो आप, तो आपके ऊपर है ये, जो आप बोलोगे हम वही करने को तैयार है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप कोडिंग।